चलो स्टार्ट करें। चलो लास्ट हम लोग अपना चैप्टर शुरू किए थे कॉस्टशीट। आज हमारा कॉस्टशीट का सेकंड क्लास है। अब एक काम करें, पहला दो क्लास में जो पढ़े उसको रिवाइज करें, फिर आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। जरा देखिए पहला दो क्लास में लोग कितना याद है। पहला दिन हम लोग पढ़े थे कॉस्ट अकाउंटिंग का डेफिनेशन। I denote the method of accounting which deals with used by for नेक्स्ट हम लोग पढ़े ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग जो कुल मिलाकर है 4। पहला प्रोडक्ट वाइज, अगला प्रोडक्ट वाइज, सेल मिला, कॉस्ट मिला, जैसी प्रॉफिट मिला कौन तैयार है क्या लेने के लिए, कितना लेगा, 2 या 3। पहला लॉस मेकिंग को क्या करे या क्या करे, कंटिन्यू या डिसकंटिन्यू। प्रॉफिट मेकिंग एक रेशियो निकाल, जिसका रेशियो इसके सेल को ताकि प्रॉफिट बढ़ेगा। तीसरा क्या था, कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन कॉमा इफ पॉसिबल। ये था पहला क्लास। अब लास्ट हम लोग पढ़े थे कॉस्टशीट का फॉर्मेट। लास्ट से पढ़े कॉस्टशीट का फॉर्मेट। पहला बात, जब कॉस्टशीट बनाएंगे वो टोटल में बनेगा या प्रोडक्ट वाइज बनेगा। मेरा सबसे कॉस्टशीट का पहला लाइन क्या था, रॉ मटेरियल कंज्यूम डैश प्लस डैश माइनस डैश। मेरा सेकंड लाइन, मेरा डायरेक्ट वेजेस फैक्ट्री में कौन से डिपार्टमेंट के वर्कर का वेजेस, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तीसरा लाइन, डायरेक्ट एक्सपेंस का 2 नाम और, चार्जेबल एक्सपेंस और ट्रेसेबल एक्सपेंस, तीनों मिलाकर प्राइम कॉस्ट है। प्राइम का मतलब क्या, प्राइमरी या मोस्ट इंपॉर्टेंट या फिर मोस्ट एसेंशियल। प्राइम कॉस्ट के बाद पहला ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड का 3 नाम, वर्क्स ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। ओवरहेड का मतलब क्या, सारा का सारा इनडायरेक्ट कॉस्ट। अब इसके अंदर मेरे को माइनस करना है सेल ऑफ स्क्रैप। 2 एडजस्टमेंट ऐड करेंगे, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी लेस करेंगे, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी। याद है पैकिंग कॉस्ट आएगा। प्राइमरी सेकेंडरी वाला कहां जाएगा, क्या बात है। जैसे ऐड करेंगे मेरे को क्या मिलने वाला है, फैक्ट्री या फिर वर्क्स कॉस्ट। फैक्ट्री का काम खत्म। अगला मेरे को चाहिए हेड ऑफिस का खर्चा, मेरा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। जैसे ऐड करेंगे क्या मिलने वाला है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर मेरे को करना है 2 एडजस्टमेंट ऐड करेंगे, ओपनिंग एसजी लेस करने वाले हैं, क्लोजिंग एसजी। मेरे को क्या मिलने वाला है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मेरा आखिरी ओवरहेड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड मिलाकर क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ सेल। ऐड करेंगे प्रॉफिट, क्या मिलने वाला है, सेल। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस किए, अगर बाई चांस हमारे क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक एफजी का वैल्यू ना दे तो कैलकुलेट करने के लिए 4 मेथड है। पहले वाले का नाम था लिफो, अगला वाला लिफो, तीसरा वाला सिंपल एवरेज, लास्ट वाला वेटेड एवरेज। इसके लिए मेरे को क्या करना है, 2 स्टेप में काम करना है। मेरा पहला स्टेप में हम लोग देखेंगे, एक इक्वेशन बनाएंगे। मेरा वेयरहाउस में ओपनिंग एफजी क्या था, प्लस और प्रोडक्शन होकर कितना आया। अब जो क्लोजिंग में रह गया उसको माइनस कर, बाकी क्या किए, सेल कर दिए। तो मेरे को मिलेगा ओपनिंग, क्लोजिंग और सेल के बेसिस पे प्रोडक्शन का क्वांटिटी कितना आया। अब इसके बाद मेरा 2 तरह का स्टॉक हुआ, एक जो ओपनिंग में पड़ा हुआ था, एक जो करंट ईयर में प्रोडक्शन बनकर आया। अब मेरे को लगाना है फीफो। 1 मिनट, फीफो का मतलब, चलो ठीक है, जो पहले आया वो पहले जाएगा। तो इन दोनों में पहले कौन सा आया था, ओपनिंग वाला, यानी पहले जाएगा ओपनिंग वाला, यानी क्लोजिंग में क्या पड़ा रह जाएगा, ये वाला। और वही अगर बाई चांस लगाते लिफो तो लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी सबसे पहले ये वाला जाएगा, तो क्लोजिंग में क्या पड़ा रह जाएगा, ये ओपनिंग वाला। और बाई चांस मेरे को लगाना है सिंपल एवरेज मेथड, दोनों रेट का सिंपल एवरेज। और बाई चांस मेरे को लगाना है वेटेड एवरेज, तो सारे वैल्यू को जोड़ देंगे, डिवाइड बाय सारी क्वांटिटी को जोड़ देंगे, क्या मिलेगा, वेटेड एवरेज रेट। चलो यहां तक पढ़े थे, लास्ट से स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग सबसे पहले करने वाले हैं 2-3 छोटा छोटा एग्जांपल, फिर चलेंगे सीधा मेन क्वेश्चन में। तो एक काम करना, जरा हमारा आज का पहला हेडिंग लिखा, अपोर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट अमंगस्ट जॉइंट प्रोडक्ट। पर सही बता रहा, जो तुम लोग आंसर दे रहा था ना, मतलब इतना अच्छा लग रहा था, इतना अच्छा, हम क्या बताए। एक बार का मेरे मन में विचार आया 50% फीस वापस दे दे, मन में विचार आया, फिर मन में रह गया। जो मन में आया कर देना चाहिए ना। लिखते हैं अपोर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट लिखते हैं अपोर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट
amongst joint products. तुम लोग अभी डेली घर जाइए, कितना टाइम पड़ रहा है कॉस्ट, मतलब 2 दिन कितना कितना टाइम पड़ा? 5 मिनट, 5 मिनट, हाफ एन आवर। हाँ चलो, हाफ एन आवर ठीक। चलो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पहला टॉपिक, जिसका नाम क्या है? अपोर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट अमंग्स्ट जॉइंट प्रोडक्ट। अब देखो यहाँ पे ना 3 अलग अलग वर्ड है। हमारा पहला वर्ड है अपोर्शनमेंट। क्यों देगा अपोर्शनमेंट का मतलब क्या? अपोर्शन करना माने क्या? डिस्ट्रीब्यूट करना। तो पहला बात, मेरे को डिस्ट्रीब्यूट करना है। मेरा अगला क्वेश्चन उठता है, क्या चीज को डिस्ट्रीब्यूट करना है? कोई एक कॉस्ट आएगा, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है? जॉइंट प्रोडक्ट के बीच में। अब बताते हैं जॉइंट प्रोडक्ट का मतलब होता क्या है। पता है, लाइफ बड़ा सिंपल रहता अगर बाई चांस हमारे एक फैक्ट्री के अंदर में खाली एक ही प्रोडक्ट बनता। मान लो हमारा एक फैक्ट्री है, उसमें अगर खाली एक ही प्रोडक्ट बनाए ना तो लाइफ में कोई झमेला नहीं है। मान लो हमारा एक फैक्ट्री है जिसमें हम क्या बनाते हैं? एकमात्र प्रोडक्ट सिगरेट, तो कोई झमेला नहीं। फैक्ट्री में जितना खर्चा लगा वो सारा का सारा सिगरेट के लिए लगा। तो मतलब लाइफ में चाप नहीं होता। लाइफ में झमेला कब आता है? जब एक फैक्ट्री के अंदर में एक नहीं, एक से ज्यादा प्रोडक्ट बने। मान लो ये हमारा फैक्ट्री है, इसके अंदर में हम लोग बनाते हैं 3 तरह का प्रोडक्ट। एक बनाते हैं आशीर्वाद, एक बनाते हैं सनफीस्ट और एक बनाते हैं बिंगो। पता है, अगर बाई चांस हमारे फैक्ट्री के अंदर में 3 तरह का प्रोडक्ट बनता है, तब पता है मेरा फैक्ट्री में जितना भी खर्चा लगा वो किसी एक के लिए तो नहीं, तीनों के लिए लगा। और अगर तीनों के लिए लगा है तो मेरे को करना क्या है? तीनों में बांटना पड़ेगा। क्वेश्चन उठता है, क्यों बांटना पड़ेगा? जब तक कॉस्ट को बांटेंगे नहीं, पता कैसे चलेगा तीनों का अलग अलग कॉस्ट कितना? और तीनों का अगर अलग अलग कॉस्ट नहीं पता चलेगा तो एड प्रॉफिट करके तीनों का अलग अलग सेलिंग प्राइस कैसे मिलेगा? यानी तीनों का अलग अलग सेलिंग प्राइस निकालने के लिए सारे के सारे कॉमन कॉस्ट को मेरे को तीनों में बांटना पड़ेगा। तो एग्जैक्ट जानना है इस पर्टिकुलर टॉपिक में। तो मेरा जॉइंट प्रोडक्ट का मतलब क्या? और बाई चांस एक फैक्ट्री में एक से ज्यादा प्रोडक्ट बने, वो सब जॉइंट प्रोडक्ट हुआ। मेरा फैक्ट्री में जितना भी कॉस्ट लगा वो एक के लिए नहीं, सब के लिए लगा, तो वो जॉइंट कॉस्ट हुआ। ऐसे जॉइंट कॉस्ट को सारे प्रोडक्ट के बीच में अपोर्शन करना है। और कैसे करेंगे? कोई एक रेशियो दिया रहेगा क्वेश्चन में, उस रेशियो में करेंगे। एक मिनट, तुम लोगों को रेशियो में बांटना आता है? रेशियो एंड प्रपोर्शन, हाँ पढ़ा हुआ है ना? ठीक, चलो एक काम करते हैं, ये वाला टॉपिक कैसे होगा, ये किस तरीके से सेग्रीगेट करेंगे, अपोर्शन कैसे करेंगे, इस टॉपिक को समझते एक छोटा सा इलू से। नीचे लिखा इलू 1। हाँ, इलू माने इलस्ट्रेशन। कुछ और समझ लिए? वो एसी बंद कर दे, क्यों? हाँ, एक और एसी बंद करे। ठीक है, एक काम करो, 10 मिनट में ये लोग पैर ठंडा हो जाए फिर कर देगा। चलो एक काम करें, पहले लिखते हैं इलू 1। मान लो हमारे फैक्ट्री के अंदर में मटेरियल कॉस्ट लगा है ₹50,000। मान लो हमारे फैक्ट्री के अंदर में मटेरियल का कॉस्ट लग रहा है ₹50,000। ठीक, और मान लो हमारे फैक्ट्री में बनता क्या है? 2 प्रोडक्ट। एक बनता है, मान लो 2 पेन बनता है, एक मान लो बनता है ए और एक वो अलग है, और एक मान लो बनता है बी। ठीक, एक बना रहे ए, एक बना रहे बी। तो मान लो मेरा ए कितना यूनिट बनाए? प्रोडक्शन ऑफ ए मान लो 4000 यूनिट्स। मान लो ए का बनाए हैं 4000 यूनिट, और मान लो बी का बनाते हैं 2000 यूनिट। ठीक, और मेरा फैक्ट्री में मटेरियल का कॉस्ट लगा है 50,000, उससे बना है कुल मिलाकर 2 प्रोडक्ट, एक ए एक बी। ए का बनाए 4000, बी का बनाए 2000। तो ये जो 50,000 रुपया लगा, ये क्या खाली ए का है या खाली बी का है या दोनों का है? और अगर दोनों का है तो मेरे को दोनों में बांटना पड़ेगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, बताओ 50,000 को जब बांटेंगे ए और बी में, रेशियो क्या रहेगा? ये रेशियो 2:1 कैसे आया? 4000 और 2000 रेशियो क्या बनेगा? 2:1।
तो 50,000 को क्या करेंगे 2:1 में बांट देंगे। बोलो यहां तक सिंपल था? अरे बोलो ना, झमेला आगे आएगा। चलो एक काम करें, यहां नीचे लिखते हैं सोल्यूशन। सबसे पहले निकालते हैं यहाँ पे रेशियो क्या आएगा। मेरा रेशियो आएगा 4000:2000 जो आने वाला है 2:1। तो एक काम करते हैं 50,000 रुपए को बांटते हैं 2:1 के रेशियो में। सुनो एक बार तुम लोग अपने इसको अपोर्शन करके बताओ कितना कितना आएगा। पहला निकालते हैं मटेरियल कॉस्ट ऑफ ए। तुम लोग को रेशियो में बांटना आता है? 50,000 को बांटते हैं 2:1 में, तो 50,000 इंटू क्या करे 2/3 आता है ना, ये 2 और 1 मिला के 3 हो गया, आता ना ये। तो 50,000 इंटू 2/3, एक और कैलकुलेट करना, ये 3 चलो डन। नहीं रेट में अमाउंट में मतलब लेना, ये तो लिखते रह जाएंगे। ठीक, अब अगला कैलकुलेट करते हैं बी का। मेरा बी में आने वाला है 50,000 इंटू 1/3 जो शायद आएगा 1,667। बोलो तुम लोग का पहला वाला रेट हुआ? ठीक, अगला करना कभी भी एक इलू से ना मन नहीं भरता, एक बार शुरू होता है ना फिर मन करता है और करे और इलू करे। चलो हाँ मेरे को एक्सपीरियंस है। चलो अगला करते हैं इलू 2। चलो फटाफट लिखते हैं। अब अगला लिखते हैं, मान लो हमारा मटेरियल कॉस्ट है मान लो 70,000। मान लो हमारा मटेरियल कॉस्ट है 70,000 और अगला मान लो यहां पे बना दो प्रोडक्ट, एक बना ए एक बना बी। चलो यहां लिखते हैं प्रोडक्शन ऑफ ए, मान लो आ रहा है 5,000 यूनिट और बी का है मान लो 2,000 यूनिट। क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। मान लो ए में बनाए 5,000 यूनिट, बी में बनाए 2,000 यूनिट। पता अगर बाई चांस क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाता फिर क्वेश्चन लॉलीपॉप था। मेरा रेशियो क्या था 5:2। और एक बात बताइए 70,000 को 5:2 में बांटने के लिए इसका भी जरूरत नहीं पड़ता। बोलो क्या क्या आ जाता 50,000 और 20,000, पर जीवन इतना भी आसान नहीं है। अब एक काम करना, नेक्स्ट लाइन लिखना, मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ए। मेरा मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ए requires twice the material cost per unit of B. मेरा नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है, हर एक यूनिट ऑफ ए को बनाने में मटेरियल क्या लगता है ट्वाइस, जितना मेरा हर एक यूनिट ऑफ बी को बनाने में लगे। अब तुम लोग बताओ जब ये 70,000 को बांटेंगे, जब 70,000 को बांटेंगे तो बताना इसका रेशियो क्या रहेगा, 5:2 रहेगा या 2:1 रहेगा। देखो एक ऑप्शन है 5:2, एक ऑप्शन है 2:1, एक ऑप्शन है 5:1। तुम लोग बताओ तुम लोग के हिसाब से रेशियो क्या रहेगा। जो मन चाहे बोल दो ना, कुछ तो एक राइट आंसर है। एक मिनट, कितने लोग 5:2 वाले? कोई नहीं है। अच्छा, कितने लोग 2:1 वाले? गिने चुने लोग। कितने लोग 5:1 वाले? हमको जानना बाकी लोग का रेशियो क्या है। अब हम बताते हैं इसका रेशियो क्या आने वाला है हमारे लाइव। अच्छा नहीं, सस्पेंस नहीं बनाते, सीधा आंसर देते हैं। चलो
वैसे हमारे लाइव ऑनलाइन में सबका आंसर है 2:1 2:1 2:1 2:1। बस एक जन बोला 5:1, बोला नहीं बोली राधिका जी, और बाकी सब बोले 2:1। अब बताते हैं इसका राइट आंसर है, देखो बताते हैं, यहां पे तो 1 है, अब यहां पे 2 है या 5 है, अगर 5 नहीं हुआ तो डबल, तू मेरे को डबल फीस देगा अगर 5 नहीं हुआ तो। चलो छोड़ो, इसका राइट आंसर है 2:1 और 5:1 में इसका राइट आंसर है 5:1। अब एक सेकंड, तुम लोग बोला तो कितने लोग कह रहा 5:1 कैसे आया? एक मिनट, हमको वैभव से जानना है, वैभव कैसे आया? हाँ, वो तुम 2:1 बोला था। चलो अब हम बताते हैं क्या हुआ। अब सुनो ना, फिर मेरे को एक छोटा सा कोई छोटा सा पेन या पेंसिल दो ना। और छोटा, हाँ नहीं इसका इतना ही नहीं, ठीक है, इसका छोटा है। देखो ठीक, अब देखो देखो, मतलब हम जो समझाए ना वैसे ही समझ में, ठीक। देखो अब एक बार देखो, ये मान लो है हमारा पेन ए और ये मान लो हमारा पेन बी। अब देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, हर एक पेन ऑफ ए को बनाने में मटेरियल क्या लगता है, ट्वाइस जितना एक पेन ऑफ बी को बनाने में लगे। और देखो देखने से समझ में आ रहा है भाई, इसके अंदर में अच्छा खासा मटेरियल लगा होगा, इसमें मटेरियल कम लगा होगा। तो ध्यान देना, ये मेरा जो रेशियो है 1 यूनिट का ए और बी में अगर लगता है 1 तो ए में लगेगा ट्वाइस यानी 2। पर ध्यान देना, ये तो 1 यूनिट का था। पर मेरा क्वेश्चन उठता है कि हम लोग साल भर में क्या खाली 1 यूनिट बनाए? ऑब्वियस सा बात है नहीं। देखो ए का कितना बनाए, 5000, तो अगर हर एक को बनाने में लगता है 2 तो 5000 को बनाने में क्या लगेगा, 5000 इंटू 2। और यहां पे हर एक को बनाने में लगता है 1, तो भाई 2000 को बनाने में क्या लगेगा, 2000 इंटू 1। तो देखा मेरा रेशियो क्या मिलने वाला है, 5:1। यानी ध्यान देना, कभी भी अगर बाई चांस हमारा रेशियो दिया रहे 1 यूनिट का, तो पहले 1 यूनिट का रेशियो लिख देना और तुरंत बाद में मन से पूछना, यार क्या साल भर में क्या खाली हम लोग 1 यूनिट बनाए होंगे? ऑब्वियस सा बात है नहीं, जितना यूनिट बनाए उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तब पता चलेगा कुल मिलाकर मटेरियल क्या लगा। यानी एक को बनाने में अगर इधर 1 लगा तो इधर लगा 2, एक को बनाने में इधर में 5000 बनाए तो इंटू 5000, इधर में 2000 बनाए तो इंटू 2000। एक मिनट, क्लियर है? अरे बोलो ना। चलो एक काम करें, फटाफट यहां निकालते हैं रेशियो। ये मेरा रेशियो कैसे आया? सबसे पहले 1 यूनिट का रेशियो लिखे, इधर में लगा ट्वाइस, तो इधर में अगर 1 लगता है इधर लगता है 2। पर ध्यान देना, ये 1 के लिए था तो 5000 के लिए कितना, ये 1 के लिए था तो 2000 के लिए कितना। मेरा रेशियो क्या बन जाएगा, 5:1। अब ये 70,000 को 5:1 में बांटने का काम घर में आराम से करते रहना। जब लाइफ में कुछ ना रहे, पूरा खाली बैठा रहे, रेशियो बांट देना। ठीक, अगला करते हैं 3। तुम लोग को ये वाला क्लियर है ना? क्लियर है ना पक्का? यानी जब भी कभी 1 यूनिट का दे, 1 यूनिट का निकालना और जितना यूनिट बनाए मल्टीप्लाई करना, तब पता चलेगा टोटल मटेरियल क्या लगा। चलो अगला लिखते हैं 3। अब हम कॉस्ट नहीं लिख रहे हैं, खाली रेशियो बताना। मान लो प्रोडक्शन ऑफ ए 7,000 यूनिट्स और बी में है 3,000 यूनिट्स। ए का बनाए 7,000, बी का बनाए 3,000 और आगे लिखते हैं मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ए रिक्वायर्स थ्राइस द मटेरियल कॉस्ट ऑफ पर यूनिट ऑफ बी। थोड़ा सांस तो ले लो पहले। मेरा हर एक यूनिट ऑफ ए को बनाने में मटेरियल क्या लगता है, थ्राइस।
एक सिम थ्राइस का मतलब क्या? 3 टाइम्स। मेरा हर एक यूनिट ऑफ ए को बनाने में मटेरियल लगता है थ्राइस जितना बी को बनाने में लगे। तो अगर बी में लगता है 1 तो ए में लगेगा 3, पर वो 1 यूनिट का था। तो जितना यूनिट बनाए उससे मल्टीप्लाई करेंगे तब मेरे को क्या मिलने वाला है? मेरा फाइनल रेशियो। एक बार सुनो ना, कैलकुलेट करो ना, कितना आएगा? 7:1 आया, 3 आया? 1 आया ना? सबसे पहले 1 यूनिट का लिखे, ए में लगता है थ्राइस, यानी अगर इधर में 1 लगा इधर में लगेगा 3, यह है 1 यूनिट का। कितना यूनिट बनाए? 7,000 3,000, मल्टीप्लाई करेंगे 7,000 और 3,000 से, मेरा रेशियो आने वाला है 7:1। तुम लोग का ये वाला राइट हुआ? चलो करते हैं हमारा आज का आखिरी इलू 4। हमारा लाइव ऑनलाइन बढ़िया आंसर देता है, सब राइट आंसर दे रहा है। चलो हमारा आखिरी इलू 4, यहां लिखते हैं सबसे पहले प्रोडक्शन ऑफ ए 3000 यूनिट्स और बी में है 1800 यूनिट्स। अगला लिखते हैं मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ए रिक्वायर्स मेरा मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ए रिक्वायर्स 60% ऑफ मटेरियल कॉस्ट ऑफ पर यूनिट ऑफ बी। यानी मेरा हर एक यूनिट ऑफ ए को बनाने में मटेरियल लगता है 60% जितना बी में लगा। तो अगर बी में लगता है 1 तो ए में लगेगा 1 का 60%, तो हो जाएगा 1 का 60%, 0.6, यह है 1 यूनिट का। फिर जितना यूनिट बना है उससे मल्टीप्लाई करना, क्या मिलेगा? फाइनल रेशियो। सुनो ना, हम चाहेंगे एक बार तुम लोग फाइनल रेशियो मेरे को कैलकुलेट करके बताओ कितना आएगा? कितना आएगा? एक बार जरा देखिए कितना आएगा। कुछ लोग का है 1:1, कुछ लोग का है 5:2। और बताओ कोई तीसरा आंसर? हमेशा पहले 1 यूनिट का रेशियो लिखना। तो देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, हर एक यूनिट ऑफ ए को बनाने में मटेरियल लगता है 60% जो बी में लगा। तो अगर बी में लगता है 1, ए में लगेगा 1 का 60%। मेरा 1 का 60% क्या होता है? 0.6। ठीक है यहां तक? ध्यान देना, ये मेरा आया है 1 यूनिट का, पर एक्चुअल में कितना यूनिट बनाए उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना बनाए? यहां पे 3000, यहां पे 1800। तो कैलकुलेट करना, 3000 इंटू 0.6 क्या आएगा? 1800। और यहां पर क्या आएगा? 1800। रेशियो क्या आएगा? 1:1। सुनो तुम लोग का ये 1:1 राइट आया था? प्रॉमिस बोलो, पक्का ना? एक और इलू का जरूरत है, मेन क्वेश्चन में चले। हाँ, एक और करना इलू, अब खराब हो गया। एक मिनट, तुम लोग का 1:1 कितने लोग का मेरे से पहले राइट आया था? और जो लोग का मेरे से पहले राइट नहीं आया, तुम लोग समझ गया ना क्या गलती था? ठीक, चलो एक काम करें, आते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन नंबर 7। एक काम करना, क्वेश्चन 7 को लगाना 3 टिक। ये 3 टिक क्यों लगवा रहे हैं? जिस टर्म में तुम लोग अपना एग्जाम देगा उस टर्म समझ में आएगा क्यों लगवा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में लगाना 3 टिक। 3 पेज नंबर 2.9, क्वेश्चन नंबर 7। अब ये वाला क्वेश्चन हम लोग एक बार साथ में पढ़ेंगे, साथ में डिस्कस करेंगे, साथ में शुरुआत करेंगे, पर खत्म करना अपने आप। और हम बता रहे हैं इस क्वेश्चन को करने के दौरान तुम लोग से होने वाला है 2 मिस्टेक। अगर बाई चांस पे वो 2 मिस्टेक नहीं किया तो उसको मिलने वाला आज मेरी तरफ से एक स्पेशल इंसेंटिव, कोई 5,000। वो इंसेंटिव क्या रहेगा हम बाद में डिसाइड करेंगे, पर अगर बाई चांस मिस्टेक नहीं हुआ तो तुम लोग बहुत लालची है। 5,000 ब्लैंक से क्या क्या बोल रहे हैं? चलो चलो एक काम करें, एक बार ये क्वेश्चन को पढ़ते हैं साथ में,
डिस्कस करते हैं साथ में, शुरुआत करेंगे साथ में, अंजाम देना अपने आप। क्वेश्चन नंबर 7, जरा देखिए क्या लिखा हुआ है। देखो क्या लिखा हुआ है। मिस्टर शॉ एंड कंपनी मैन्युफैक्चर करता है दो तरह का पेन, ए और बी। तो भाई मेरा कंपनी दो पेन बनाता है, एक का नाम है ए और एक का नाम है बी। अब आगे लिखा हुआ है प्रोडक्शन कॉस्ट फॉर ईयर एंडिंग 31 मार्च 2015 वर एज अंडर। अब देखो मेरा पहला खर्चा लिखा हुआ है डायरेक्ट मटेरियल 4 लाख, मेरा डायरेक्ट वेजेस 2,24,000, मेरा प्रोडक्शन ओवरहेड 96,000। कोई मेरे को एक बात बताओ, ये जो तीन खर्चा दिया हुआ है तुम लोग के हिसाब से ये क्या खाली ए का है या खाली बी का है या दोनों का है? और अगर दोनों का है तो मेरे को दोनों में बांटना पड़ेगा, और दोनों में बांटने के लिए मेरे को क्या निकालना पड़ेगा? एक रेशियो। और ये रेशियो कैसे निकालते रहे, इसके लिए 4 इलस्ट्रेशन कर लिए। चलो एक काम करते हैं, जरा पेज पलटते हैं और देखते हैं रेशियो क्या क्या है। ठीक, पहला लाइन क्या लिखा हुआ है? सर ऑनलाइन में इंसेंटिव कैसे मिलेगा? देखो तुम लोगों ने कुछ तो करेंगे, हमको सोचने दो। क्या नहीं, ब्लेसिंग पेटीएम करेंगे। चलो क्या लिखा हुआ है? इट इज असर्टेन दैट द कॉस्ट पर यूनिट रेशियोज आर एज अंडर। ध्यान देना, सुपर इंपॉर्टेंट वर्ड, कॉस्ट का रेशियो दिया हुआ है पर यूनिट। एक सेकंड, पर यूनिट मतलब क्या? एक यूनिट का। तो जो भी एक यूनिट का रेशियो आएगा वो तो निकालेंगे, बाद में मल्टीप्लाई करेंगे जितना यूनिट प्रोड्यूस किए। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे ना तुम लोग मेरे को मटेरियल का बताना। एक यूनिट में लिखा हुआ है डायरेक्ट मटेरियल इन ए कितना लगने वाला है? ट्वाइस जितना मेरा लगने वाला है बी में। तो अगर ए और बी का रेशियो निकाले, हर एक यूनिट में ए में क्या लगने वाला है? मटेरियल ट्वाइस जितना बी में लगे। तो अगर बी में लगता है 1 तो ए में क्या लगेगा? 2। पर ध्यान देना ये एक यूनिट का था। ध्यान देना ये एक यूनिट का था, मेरे को मल्टीप्लाई करना है जितना यूनिट प्रोड्यूस किए। अब देखो ना, कहीं पे ना तुम लोगों को प्रोडक्शन नजर में आएगा। एक बार देखो कौन से पॉइंट में नजर में आया। देखना मेरा पॉइंट नंबर एफ में क्या लिखा हुआ है? प्रोडक्शन ड्यूरिंग द ईयर। ए में बनाए 40,000 जिसमें इतना बेच दिए, और बी में बनाए 1,20,000 जिसमें इतना बेच दिए। अब जितना ही मेरा कॉस्ट लगेगा वो कितने यूनिट पे लगेगा? जितना यूनिट प्रोड्यूस करते हैं। तो देखो एक यूनिट के लिए था 2 और 1, तो ए का बनाए 40,000 तो 2 इंटू 40,000, बी का बनाए 1,20,000 तो 1 इंटू 1,20,000। तो देखना मेरा रेशियो आएगा 80,000 इस टू 1,20,000, जो शायद रेशियो आने वाला है 2:3। यानी पता क्या करेंगे? इस 4 लाख रुपए को बांटेंगे 2:3 के रेशियो। एक मिनट, तुम लोग समझ में क्या कर रहा है? 40,000 कहां से आया? यहां से आया। देखो ए का कितना यूनिट प्रोड्यूस किए हैं? 40,000। बी का कितना यूनिट प्रोड्यूस किए? 1,20,000। तो ये दिया हुआ था एक यूनिट का रेशियो, जितना यूनिट प्रोड्यूस किए उससे मल्टीप्लाई किए ताकि टोटल कॉस्ट काट सके। एक मिनट, लोग क्लियर है? अरे बोलो ना। ठीक, चलो एक काम करते हैं, बनाते हैं कॉस्ट शीट। पर यहां पे कॉस्ट शीट बनेगा 3 कॉलम के साथ, एक ए का, एक बी का और एक रहेगा टोटल। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सबसे पहले हमारी कंपनी का नाम देखा। हमारी कंपनी का नाम क्या दिया हुआ है? मेसर्स शॉ एंड कंपनी। मेरे को बनाना क्या है? कॉस्ट शीट। फटाफट देखते हैं कॉस्ट शीट। अब देखा मेरे को यहाँ पे 2 पेन का बनाना है, एक ए और एक बी। तो क्या लिखेंगे? कॉस्ट शीट ऑफ पेन ए एंड बी फॉर ईयर एंडिंग। ईयर एंडिंग क्या है? ईयर एंडिंग क्या है? 31 मार्च 2015। ठीक, चलिए यहां लिखते हैं पर्टिकुलर्स। अब एक और चीज है ना, मेरे को हर एक का रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो एक ऑप्शन है सारा रेशियो वर्किंग नोट में निकाले, या अगला ऑप्शन है रेशियो ना बाजू में निकाल ले
तो दोनों एग्जाम में चलेगा। तुम लोग तो क्या करना चाहेगा, पास में निकाल ले या नीचे वर्किंग नोट पे बनाए? मतलब एक ऑप्शन है यहां पे लिखे रेशियो ए बी टोटल, ये करें या सारा रेशियो वर्किंग नोट पे बनाए? देखिए इससे लड़ने का नहीं, आंसर तो सही आएगा। क्या करना है, ऐसे बना ले, ठीक, चलो फटाफट बनाते। चलो इस बार हमारा कौशिक का फॉर्मेट डिवाइस होगा। 1 मिनट, हमारे कौशिक का पहला लाइन रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, पर ध्यान देना यहां पे वर्ड रॉ मटेरियल यूज नहीं किया हुआ है, क्या यूज किया है, डायरेक्ट मटेरियल। तो जो वर्ड यूज यहां किया है हम लोग भी वही कर देंगे, और मन में क्या बोलेंगे, नो एक। तो पहला लिखते हैं डायरेक्ट मटेरियल, कितना लगा है, 4 लाख। मेरा डायरेक्ट मटेरियल टोटल में लगा है 4 लाख, लिख दिए टोटल में 4 लाख। अब मेरे को 4 लाख रुपए को बांटना है ए और बी में, कौन से रेशियो में वो मेरे को कैलकुलेट करना है। तो एक काम करें, रेशियो में लगाते हैं S2 का साइन, पहले 1 यूनिट का रेशियो लिखेंगे, फिर जितना यूनिट प्रोड्यूस किया उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो एक काम करें, रेशियो लिखे मटेरियल के लिए क्या था, मेरा डायरेक्ट मटेरियल ए में लगने वाला है ट्वाइस जितना बी में लगता है। तो अगर बी में लगता है 1, ए में लगेगा ट्वाइस 1 है 2। ध्यान देना ये आया है 1 यूनिट का। हम लोग कितना यूनिट प्रोड्यूस किए हैं, ए का 40,000, बी का 1,20,000, तो मल्टीप्लाई करते हैं 40,000 और 1,20,000, ठीक है ना यहां तक, ठीक। ये मल्टीप्लाई करना, ये आएगा 80,000, ये आएगा 1,20,000, तो 80,000 और 1,20,000 रेशियो क्या मिलने वाला है, 2:3। तो एक काम करो ना, ये 4 लाख रुपए को 2:3 के रेशियो में बांटना है। एक बार तुम लोग का कैलकुलेट एक बार कैलकुलेटर में कैलकुलेट करना, ये 4 लाख रुपीज को बांट रहा है 2:3 के रेशियो में, बताना अपोर्शन करके कितना कितना आएगा। मेरा पहला आएगा 1,60,000 और अगला क्या आने वाला है, 2,40,000। तुम लोग को आता है ना रेशियो में बांटना, तो 4 लाख इंटू करेंगे 2 डिवाइडेड बाय 5, और यहां पे 4 लाख इंटू करेंगे 3 डिवाइडेड बाय 5। डन। यह हमारा पहला लाइन। मेरा सेकंड लाइन क्या आने वाला है, डायरेक्ट वेजेस। चलो जरा देखिए डायरेक्ट वेजेस का टोटल कितना दिया हुआ है। मेरा डायरेक्ट वेजेस का टोटल दिया हुआ है 2,24,000। मेरा डायरेक्ट वेजेस का टोटल दिया हुआ है 2,24,000, मेरे को बांटना है रेशियो में। तो पहले लिखेंगे 1 यूनिट का रेशियो, पहले लिखेंगे 1 यूनिट का रेशियो, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे प्रोडक्शन से। जरा देखिए डायरेक्ट वेजेस का रेशियो कहां है, पॉइंट नंबर बी। क्या लिखा है डायरेक्ट वेजेस में, मेरा डायरेक्ट वेजेस टाइप बी के लिए यानी पेन बी के लिए क्या लगेगा, 60% और दोस्त फॉर टाइप ए, यानी जितना मेरा ए में लगता है बी में क्या लगने वाला है उसका 60%। तो अगर मान लो ए में लगता है 1, तो मेरा बी में क्या लगने वाला है 1 का 60%, जो कितना आ जाएगा 0.6, ठीक। तो बी में लगेगा 60% ऑफ ए, तो अगर ए में लगता है 1, बी में लगेगा 60% माने 0.6। ध्यान देना ये आया 1 यूनिट का, ये मेरा आया 1 यूनिट का, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जितना यूनिट प्रोड्यूस किए। कितना यूनिट प्रोड्यूस किए थे, 40,000 और 1,20,000। ठीक। डायरेक्ट वेजेस बी में क्या लग रहा है, 60% ऑफ ए, बी में लग रहा है 60% ऑफ ए। तो अगर ए में लगता है 1, बी में क्या लगेगा 1 का 60%, 1 का 60% क्या होता है 0.6। तो देखना यहां पे अगर लगता है 1, इधर लगेगा 0.6। यह है 1 यूनिट का, कितना यूनिट बनाए 40,000 1,20,000, उससे मल्टीप्लाई कर दिया। सुनो ना एक बार तुम लोग ये रेशियो निकाला है क्या, 5:9, श्योर है ना। आ जाएगा 40,000 और 72,000, ये मल्टीपल है 8 का 5:9।
चलो ठीक ठीक। आप क्या करेंगे, 2,24,000 को बांटेंगे 5:9 के रेशियो में। देखना मेरा ये वैल्यू आने वाला है, पहला वाला आएगा 80,000, ये आएगा 1,44,000। बोलो क्लियर है यहां तक? मेरा तीसरा आने वाला है कॉस्ट शीट का तीसरा लाइन, एक मिनट, कॉस्ट शीट का थर्ड लाइन, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेस, फिर क्या आएगा डायरेक्ट एक्सपेंस। जरा देखो डायरेक्ट एक्सपेंस कितना दिया हुआ है, ओके नहीं दिया हुआ है, तो अगर नहीं लिखा हुआ है तो डायरेक्ट एक्सपेंस लिखकर 000 मत लिखना, दोनों मिलाकर क्या बन जाएगा प्राइम कॉस्ट। नॉट तो चीप लगता है। चलो फटाफट निकालते हैं हमारा प्राइम कॉस्ट क्या आएगा। ये ऐड करना, ये शायद आएगा 2,40,000, ये आएगा 384 और ये आने वाला है 624। बोलो सही है यहां तक? मेरा प्राइम कॉस्ट तक आ गया। अब इसके अंदर मेरे को ऐड करना है मेरा पहला ओवरहेड। याद है प्राइम कॉस्ट का पहला ओवरहेड कौन सा? फैक्ट्री ओवरहेड। अब देखो हमारे क्वेश्चन में जो वर्ड यूज किया हम लोग वही वर्ड यूज करेंगे। देखना हमारे क्वेश्चन में क्या वर्ड यूज किया हुआ है, प्रोडक्शन ओवरहेड। कितना है 96,000। चलो अगला लिखते हैं प्रोडक्शन ओवरहेड। सुनो ना, हम चाहेगा एक बार इसका रेशियो ना तुम लोग चाहे और एक बार अपने आप पहले 1 यूनिट का रेशियो लिखना, फिर बाद में जितना यूनिट बनाए उससे मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है बाकी लोग करने दो। पहले 1 यूनिट का रेशियो लिखा, जरा देखना पॉइंट नंबर सी में लिखा हुआ है। मेरा प्रोडक्शन ओवरहेड वाज द सेम पर पेन। पर पेन मतलब अगर 1 यूनिट ऑफ ए में लगता है 1 तो 1 यूनिट ऑफ बी में भी क्या लगने वाला है 1। दोनों पर पेन 1 यूनिट का, तो अगर इधर में लगा 1 तो इधर भी लगेगा 1। पर ध्यान देना ये तो 1 यूनिट के लिए आया था, जितना यूनिट बनाए उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फाइनल रेशियो निकालने के लिए। कितना यूनिट बनाए थे जरा देखना, 40,000 और 1,20,000। ये शायद मेरा रेशियो आएगा 1:3। यानी क्या करेंगे 96,000 को बांटने वाले हैं 1:3 के रेशियो में। सुनो ना कितना कितना आएगा वैल्यू, 24,000 और 72,000। सही लिख रहे हैं ना हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, तुम लोग जो बोला विश्वास के साथ लिख रहे हैं। इसके बाद मेरे को माइनस करना है सेल ऑफ स्क्रैप। पूरे क्वेश्चन में देखना स्क्रैप बोल के कोई वर्ड ही नहीं है। अब अगला वैसे क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, एक है सेलिंग ओवरहेड, एक है सेल वैल्यू। यानी मेरा सेल और स्क्रैप बोल के कुछ नहीं है तो लिखकर 000 मत लिखना, चीप लगता है। अब इसके अंदर को ऐड करना है ओपनिंग डब्ल्यूआईपी माइनस करना है क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी। पूरे क्वेश्चन में लिखा डब्ल्यूआईपी बोल के एक वर्ड भी नहीं है, और अगर नहीं है तो इग्नोर करना। यानी इसके बाद क्या आएगा, प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट। पहले आएगा प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट, देखना प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट कहीं नहीं है तो लिखकर 000 मत लिखना। यानी जैसे ही ऐड करेंगे मेरे को क्या मिल जाएगा, फैक्ट्री या फिर वर्क कॉस्ट। बोलो एक मिनट बस एक ये निकाल रहे हैं फैक्ट्री वर्क कॉस्ट। देखना मेरा फैक्ट्री या वर्क कॉस्ट आने वाला है, एक बार ऐड करके बताओ ना कितना आएगा। ये आएगा 264, ये आएगा 456, 7,20,000। बोलो तुम लोग यहां तक आया ठीक। देखना मेरा फैक्ट्री का सारा काम खत्म। अब अगला चाहिए मेरे को हेड ऑफिस का खर्चा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। अब देखिए तुम लोग को ये लाइन समझ में आता है क्या, एक मिनट क्या लिखा हुआ है, मेरा एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड फॉर ईच टाइप। यानी भले ए हो या भले बी हो, मेरा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड क्या लगने वाला है 200% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। यानी मेरा जितना जितना डायरेक्ट वेजेस आया हुआ है उसका 200%। क्यों बोलेगा 200% का मतलब क्या, जो भी उसका वैल्यू है उसका डबल करना। तो ध्यान देना मेरा डायरेक्ट वेजेस
ए और बी दोनों में आया हुआ है, और मेरा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड क्या आने वाला है, जितना भी वेजेस आया उसका 200%। 200% मैंने डबल कर दो, मेरे को सीधा क्या मिल जाएगा, एडमिन ओवरहेड। यानी इसके लिए कोई रेशो वेशो नहीं है, जितना मेरा वेजेस आया उसका 200% कर दो। चलो एक काम करें, फटाफट कैलकुलेट करें, हम तो बताते हैं, एक बार कंटिन्यू तो बता। चलो यहां पे आएगा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, इधर लिखते हैं 200% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। यानी मेरा जितना डायरेक्ट वेजेस था उसका 200% करना है, और 200% मैंने डबल करना है। तो एक काम करें, वेजेस कितना है 80,000, और मेरे 80,000 का डबल करेंगे कितना मिल जाएगा, 1,60,000, और यहाँ पे 144 का डबल करेंगे क्या आ जाएगा, 288। 160 288, और ये टोटल आने वाला है 448। ठीक, हाँ, यानी एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, एडमिन ओवरहेड में देखो लिखा हुआ है ये क्या है, 200%। तुम बोलो क्या लिखा हुआ है, 200% ऑफ, ठीक। अब देखो मेरा डायरेक्ट वेजेस दिया हुआ है यहां पर, इधर देखो, इधर इधर डायरेक्ट वेजेस मेरा दिया हुआ है यहां पर। मेरा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड के लिए क्या बोले, जितना डायरेक्ट वेजेस लगा दोनों पेन में उसका 200% लगेगा। तो तुम एक काम करो ना, 80,000 का 200% निकालो, आ गया। सिमिलरली दूसरे वाले में 144 का 200% निकालना, ठीक, फिर ऐड कर देंगे, डन। जैसे ही ऐड करेंगे मेरे को क्या मिलने वाला है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये शायद आएगा 424, ये आएगा 744, 11,68,000। अब रुको रुको रुको, बोलो तुम लोग को यहां तक हुआ, ठीक। मेरा कॉस्ट एक से मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद हम लोग करते हैं दो एडजस्टमेंट, ऐड करते हैं ओपनिंग फिनिश गुड्स, लेस करते हैं क्लोजिंग फिनिश गुड्स। देखा मेरा ओपनिंग फिनिश गुड्स के बारे में क्वेश्चन में लिखा, ओपनिंग फिनिश गुड्स के बारे में कहीं नहीं है। मेरा ओपनिंग फिनिश गुड्स के बारे में देखो कहीं नजर में नहीं आ रहा है, कहीं नहीं लिखा हुआ है ओपनिंग फिनिश गुड्स। खाली एक चीज बताओ, क्या हमारे क्वेश्चन में क्लोजिंग फिनिश गुड्स है या नहीं है? नजर में आ रहा है? क्लोजिंग एफजी नजर में आ रहा है? एक सेकंड, क्लोजिंग एफजी नजर में आया? कौन से पॉइंट में नजर में आया? एक मिनट, पेन ए का प्रोड्यूस किए 40,000, जिसमें से बेचे हैं 36,000, तो भाई बनाए हैं 40,000, बेच दिए 36,000, तो जो बाकी 4,000 यूनिट था बना पर नहीं बिका, यानी कहां रह गया, क्लोजिंग स्टॉक में। सिमिलरली दूसरे वाले में 1,20,000 पेन बनाए, जिसमें से 1 लाख बेच दिए, यानी बाकी 20,000 पेन बना तो था पर नहीं बिका, यानी कहां रह गया, क्लोजिंग स्टॉक में। इससे तुम लोगों को सच्ची में नजर आ गया था? प्रॉमिस बोलो। एक मिनट, मेरे बताने के पहले कितने लोगों को नजर में आ गया था? एक मिनट, हम बोला दो जगह गलती करेगा, एक नजर में आया ना, दूसरा गलत करेगा। चलो देखते हैं, चलो एक काम करते हैं, यहां पर लेस करते हैं क्लोजिंग एफजी, चलो माइनस करते हैं क्लोजिंग एफजी। अब मेरा क्वेश्चन उठता है, जैसे ही क्लोजिंग एफजी निकालना है तो याद करो उसके लिए हम लोग कल पढ़े थे 4 मेथड, पर घबराना मत, यहां पे वो सब मेथड नहीं लगेगा। पता है वो सब मेथड तब लगता है जब दो तरह का स्टॉक होता था, एक रहता था ओपनिंग स्टॉक और एक रहता था जो करंट ईयर में बन के आया। तो जब दो तरह का स्टॉक रहेगा तब सोचेंगे ना पहले क्या गया बाद में क्या गया। यहां पे सिर्फ मेरा ओपनिंग स्टॉक नहीं है, यानी जितना क्लोजिंग स्टॉक बचा वो खाली इधर का ही बचा, तो यहां पे क्लोजिंग स्टॉक निकालना बड़ा आसान है। पता है कैसे निकलेगा? पहले वाले का हम बताते हैं, ठीक। पहले वाले में देखो, एक सेकंड, पहले वाले में देखो 4,24,000 लगा,
मेरा पहले वाले में प्रोडक्शन करने का कॉस्ट लगा 4,24,000 और कितना यूनिट प्रोड्यूस किए थे 40,000, यानी मेरा इतना खर्चा लगा है कितने यूनिट को बनाने का 40,000। मेरा इतना खर्चा लगा है कितने यूनिट को बनाने का 40,000, तो डिवाइड करते 1 यूनिट का मिल गया और क्लोजिंग स्टॉक में कितना पड़ा रह गया था 40 माइनस 36 4,000, तो उसका वैल्यू क्या आएगा। समझ में क्या किया। मेरा फीफो लिफो सिंपल एवरेज वेटेड एवरेज तब होता जब ओपनिंग स्टॉक भी होता। तो जब दो तरह का स्टॉक रहेगा तब सोचेंगे ना पहले क्या गया बाद में क्या गया, यहां तो ओपनिंग है ही नहीं, यानी जितना बचा हुआ है वो कहां से बचा हुआ है करंट ईयर वाले से, यानी मेरा पूरा का पूरा क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू करेंगे इसी पे। सुनो ना एक बार कैलकुलेट करके बताओ कितना आएगा। ये मेरा आने वाला है 42,400। हम चाहेंगे ना एक बार पेन डी का कैलकुलेशन, हम चाहेंगे एक बार पेन बी का कैलकुलेशन, तुम लोग ट्राई करो अपने आप करने का आराम से, इतना भी क्या जल्दी है। मेरा पेन बी में आने वाला है 7,44,000 कॉस्ट। मेरा पेन बी में आने वाला है 7,44,000 कॉस्ट। मेरा इतना कॉस्ट लगा कितने यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए, देखो बी का बना है 1,20,000, तो मेरे को डिवाइड करके मिल गया 1 यूनिट का। मेरा क्लोजिंग स्टॉक में कितना रह गया था 120 माइनस 1,20,000, तो 20,000 का वैल्यू क्या आएगा। ये शायद आएगा 124। अब ये क्या लिख दिया, जैसे ऐड करेंगे मेरे को मिलेगा टोटल 166,400। जरूरत नहीं है, ये लेस कर दिया मतलब एक ही बात है। मेरे को सीधा मिलने वाला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हाँ साथ में थोड़ी जाएगा। सुनो एक माइनस कर बताओ ना कितना कितना आएगा। ये आएगा 381,600, 6,20,000। सही लिखा ना मैं यहां तक। चलो मेरा सीओजीएस आया। सीओजीएस के बाद मेरे को ऐड करना है मेरा आखिरी ओवरहेड जिसका नाम क्या है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ठीक, वो एक मिनट हम जिससे पूछे खाली वो बताना। ठीक, मेरा अगला है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। अब जरा देखो मेरा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ये रहा। सेल करने के लिए कॉस्ट क्या लग रहा है, मतलब खर्चा क्या लग रहा है, वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, मेरा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड बताया है 50 पैसे पर पेन, यानी मेरा हर पेन में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन लगने वाला है 50 पैसा। मेरा हर पेन में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड लगने वाला है 50 पैसा। तुम लोग बताना ये 50 पैसा को मल्टीप्लाई करेंगे 40,000 और 1,20,000 से, 40,000 और 1,20,000 से। एक मिनट, ये 50 पैसा को किससे मल्टीप्लाई किया 36 और 1 लाख किया है, प्रॉमिस बोलो। एक मिनट, सही में 36,000 1 लाख से किया था। पता है इसका कारण क्या है? नहीं, इसका कारण है तुम लोग का बीकॉम में पढ़ा हुआ है, बीकॉम में पढ़ा हुआ है। अच्छा ठीक है, सुनो। देखा मेरा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है। अब मेरा सेलिंग करने का कॉस्ट कितने यूनिट पे लगेगा, जितना यूनिट सेल करेंगे। तो देखो सेल कितना किए हैं 36,000 और 1 लाख, तो मल्टीप्लाई भी करेंगे 36 और 1 लाख से। तो देखना ये आने वाला है ये दिया हुआ है 50 पैसा पर पेन। ये इंप्लाइड बात है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, तो कितने यूनिट पे लगने वाला है, जितना यूनिट सेल करते हैं। कितना यूनिट सेल किए 36,000 और 1 लाख, हर एक यूनिट पे लगा 50 पैसा, तो 36,000 इंटू 50 पैसा 18,000।
और यहाँ पे 1 लाख इंटू 50 पैसा 50,000। ये मिलाकर आया 68,000। यानी ये मेरे को मिलने वाला है कॉस्ट ऑफ सेल। सही है यहां तक? चलो ऐड करना है प्रॉफिट, मेरे को क्या मिलेगा? सेल। बताओ तो ये वाले क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया हुआ है, सेल दिया हुआ है, यानी प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर बनेगा। जरा देखें हमारा सेल वैल्यू कैसे आने वाला है। देखना मेरा सेलिंग प्राइस दिया हुआ है ₹14 ए का और ₹10 पर पेन दिया हुआ है बी का। तो भैया हर एक ए को बेचेंगे किस रेट में? 14 के रेट में। तो भाई 36,000 बेचे तो सेल वैल्यू क्या आएगा? 36,000 इंटू 14, ये आएगा 36,000 इंटू 14। और बी में देखो 1 लाख पेन बेचे, कौन से रेट में? 10 के रेट में, ये आएगा 1 लाख इंटू 10। ये कैलकुलेट करना, ये शायद आएगा 5 लाख 2,000। सही है ना यहां तक? जैसी सेल में माइनस करेंगे टोटल कॉस्ट, मेरे को क्या मिलने वाला है? प्रॉफिट। ये शायद आएगा 10। ठीक, अच्छा एक मिनट। देखो देखो तुम लोग पे भरोसा करेगा, सही से बताना जो दो जगह फंसने वाला था, क्लोजिंग एफजी और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। मेरे बताने के पहले दोनों कितने लोग सोच पाए थे? ठीक है। जैसे मैंने वादा किया इंसेंटिव देंगे, मतलब देंगे। हाथ उठाओ। हम एक काम करते हैं, किसी एक को 500 देना, वो लोग बांट लेना। हम ये थोड़ा वाला हर एक को देगा अब भाई। अच्छा एक बात बताओ, 350 लोग बैठे, हम सबको देगा, हम लूट जाएंगे हम। अच्छा हम अगली बार से सोच समझ के चैलेंज करेगा। ठीक है, मेरा गलती, इस बार माफ कर दो। ठीक है, मैं एक काम करते हैं, किसी एक को 500 देते हैं, बांट लेना। तुमको हाथ मत उठाओ। हाँ ठीक है, ₹1.5 के आसपास आएगा ना सबके पास? 1 मिनट। अच्छा 1 मिनट, 2 ऑप्शन, एक पैसा या दूसरा मेरे दिल में जगह। बोलो क्या चाहिए? पैसा चाहिए या मेरे दिल में जगह चाहिए? पैसा? तो मुंह पे कौन बोल के जाता है? दूसरा ना, चलो हाँ दिल में जगह दे देंगे। चलो डन। नेक्स्ट टाइम से चलो डन। अब सुनो, चलो हमारा पहला क्वेश्चन खत्म। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, बताते हैं। जो कॉस्टशीट का आया था, जो कॉस्टशीट का हमारा पूरा फॉर्मेट था, उसके हर एक लाइन आइटम को ना अब और थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी तक हमारा क्वेश्चन अच्छा होता था, डायरेक्ट मटेरियल सीधा देता था, डायरेक्ट वेजेस सीधा देता था, ओवरहेड सीधा देता था। अब आगे जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे उसमें बहुत सारा लाइन आइटम दिया रहेगा, मेरे को क्लासिफाई करना पड़ेगा। तो अब एक काम करते हैं, हम लाइन बाय लाइन एक एक आइटम को डिस्कस करते हैं। चलो एक काम करना, सबसे पहले लिखा डायरेक्ट मटेरियल। आज 3 आइटम को डिस्कस करेंगे, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंस। अब देखो, सिंस मेरे वॉलेट से पैसा निकल गया तो मेरा उसूल है, एक और वॉलेट से पैसा निकलता है वापस नहीं जाता। तो आज हम देंगे जरूर किसी को, पर एक क्वेश्चन पूछेंगे उसके बाद। ठीक, कुछ देर बाद वो पूछेंगे। ऑनलाइन वालों को अलग ही दुख है, सर हम लोगों को कैसे मिलेगा? चलो एक काम करें, पहला लिखते हैं डायरेक्ट मटेरियल। अब देखो हमारा डायरेक्ट मटेरियल क्या था ना, वैसे हम लोग कॉस्ट का पहला क्लास में
थोड़ा बहुत हम बताया था कि मेरा डायरेक्ट मटेरियल वो मटेरियल है जो फिनिश गुड को जैसे ही देखेंगे ना तुरंत देखते ही समझ में आएगा यार ये तो इसी चीज से बना हुआ है, उसे क्या कहते हैं डायरेक्ट मटेरियल। जैसे हम पहला दिन दिखाया था सिगरेट लाके, फिर देखो जैसे ही सिगरेट को देख के समझ में आए इसमें टोबैको है, फिल्टर और सिगरेट पेपर, वो सब क्या रहेगा डायरेक्ट मटेरियल। ठीक, जैसे ही ये कैलकुलेटर को देखे बोलो क्या नजर में आया, प्लास्टिक है और बोलो क्या, एक ग्लास है, एक सोलर पैनल है, अंदर में दिखा क्या होता है। देखो समझाने के लिए मुझे मेरे कैलकुलेटर का कुर्बानी देना पड़ रहा है। नहीं एक सेकेंड, ये टूटा हुआ कैलकुलेटर लेके आती है। नहीं तुम मतलब तुम कबाड़ी वाली है क्या? तो मैंने ऐसे पूछ रहे, ये सब कौन ले लेके घूमता है? चलो देखो, यानी जैसे ही कैलकुलेटर को देखे देखते ही समझ में आएगा ये क्या क्या चीज से बना है, अंदर में बहुत सारा वायर होगा, कोई चिप रहेगा, तो ये जैसे ही समझ में आए क्या चीज से बना हुआ है वो सब क्या है डायरेक्ट मटेरियल। जैसे हम लास्ट ये वाला देखो, ये बताओ ये क्या है, ये क्या है, कपड़ा नहीं है, ये छाता, ये छाता है। पोछा, अब क्या क्या करता है, बियर, क्लास में नहीं, ठीक, नहीं वैसे हम नहीं वैसे हम नहीं पीते, हम जीवन में आज तक एक बूंद कुछ भी वो सब फालतू चीज नहीं पिए, और इस बात का मेरे को गर्व है। तुम रहने दो। अब देखो, ये क्या है, सैनिटाइजर है, ये सैनिटाइजर है मोबाइल के लिए, अगर बाई चांस तुम लोग का मोबाइल खराब रहना है, सैनिटाइजर लेना, इससे मस्त चमकने लगेगा। ठीक, क्लास के बाद ले जाना। अब देखो जैसे ही इसको देखा, देख के समझ में आया ये बोतल क्या चीज से बना हुआ है, ये प्लास्टिक है और ये कुछ पता नहीं क्या है, ऊपर में कोई क्लोथ है, तो जैसे ही दिखते समझ में आया क्या चीज से बना हुआ है, ये सारे मटेरियल को क्या बोलने वाले हैं, डायरेक्ट मटेरियल। अगला देखो कैमरा, ये रहा कैमरा, देखो ये है कैमरा, जैसे ही कैमरा को देखे तुम लोग तो कैमरा क्या चीज से बना हुआ है, एक प्लास्टिक है, अंदर में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, लेंस है, अंदर में क्या है, वायर है, तो ये सब जैसे ही देखते ही समझ में आए क्या है, डायरेक्ट मटेरियल। यानी बोलो एक मिनट, इनका डाउट है थम्स अप में अगर सलमान खान का फोटो तो क्या डायरेक्ट मटेरियल है क्या? भाई सलमान खान को पता चलेगा ना वो कुछ जाएगा। वो बोतल को बनाने में सलमान खान नहीं लगा था, सलमान खान उसके अंदर में नहीं घुसा था। नहीं कॉस्ट में ऐड हुआ वो अलग कॉस्ट में जाएगा, डायरेक्ट मटेरियल मतलब जिससे वो बॉटल बना है, और बॉटल बना है ग्लास से, सलमान खान से नहीं, तो वो मेरा क्या आएगा, डायरेक्ट मटेरियल। वो हटाओ, ठीक, यानी शॉर्ट मेरा डायरेक्ट मटेरियल सारा का सारा मटेरियल है जो जैसे ही फिनिश गुड को देखते ही समझ में आता है यार ये तो इसी चीज से बना हुआ है, यानी हम लोग डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर पाते हैं या रिलेट कर पाते हैं, वैसे सारे मटेरियल को क्या बोलते हैं, डायरेक्ट मटेरियल। डन, चलो एक काम करें, पहले लिखते हैं दो शब्द क्या देने वाले थे, ओ मशीन लाने वाले थे क्या, कल लेके आएगा। चलो मेरा डायरेक्ट मटेरियल क्या है, वो सारा मटेरियल सर आपके ऑफलाइन क्लास के बच्चे लोग कितने लालची है, दिन भर पैसा पैसा करते हैं। ये बात तुम सही बोल रही है, क्या नाम है, खुश, तुम इतना लड़ाकू क्यों है? नहीं लिखा हुआ है, अरे आगे देख लो। चलो, आई डिनोट द मटेरियल विच कैन बी directly identified
और रिलेटेड टू फिनिश गुड्स। मेरा डायरेक्ट मटेरियल वो सारा का सारा मटेरियल है जो हम लोग डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर लेते हैं फिनिश गुड को देखते हैं या तुरंत रिलेट करते हैं, यार ये तो इसी चीज से बना हुआ है, वो सारे मटेरियल को क्या बोलते हैं? डायरेक्ट मटेरियल। वेरी इजी। अब अगला लाइन बड़ा काम का लाइन है। अब आगे लिखा इट इंक्लूड्स। अब जो हम अगला लाइन लिखवाने वाले, एक ही लाइन लिखवाएंगे डायरेक्ट मटेरियल में, इससे एग्जाम में कई बार 4-4 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है। सुनो, पता है हमारा जो रॉ मटेरियल कंज्यूम होता है वो मिलता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ऐड करेंगे परचेज, माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। अब मेरा ओपनिंग रॉ मटेरियल, क्लोजिंग रॉ मटेरियल क्वेश्चन में दिया रहेगा, परचेज भी जनरली दिया रहेगा। पर एक बात बताते हैं, जब परचेज का वैल्यू लिखते हैं, मान लो हम लोग टोबैको परचेज किए, मान लो हम लोग टोबैको परचेज किए, तो जो टोबैको को खरीदने का खर्चा है खाली इसमें वो नहीं आता, खाली टोबैको को परचेज करने का कॉस्ट नहीं आता, वो सारा खर्चा आता है जो टोबैको को सप्लायर के वहां से मेरे यहां तक लाने में लगा है। फिर से हम बोल रहे हैं, मेरा जब परचेज का वैल्यू लिखेंगे, मेरे परचेज के वैल्यू में जितना परचेज करने का खर्चा है वो तो आएगा, प्लस मेरा सारा का सारा वो कॉस्ट भी आएगा जो टोबैको को सप्लायर के फैक्ट्री से मेरे फैक्ट्री तक लाने में लगा है। पता तुम लोग ऐसा कुछ पढ़ा हुआ है कंसाइनमेंट में? कुछ सुना सुना लग रहा है? सुना सुना, ठीक। अब हम बताते हैं क्या क्या लगता है। अब 4-5 लाइन सुनना। एक मिनट, मेरा ब्यूटीफुल फैक्ट्री कहां गया? हाँ ठीक है, ठीक। सुनो, अब एक बार ना तुम लोग थोड़ा ध्यान देना, ठीक। मान लो 2 मिनट के लिए इमेजिन करो, हम रंजन आईटीसी में स्टोर डिपार्टमेंट के हेड, नहीं वहां क्या, हमको नहीं बनना। मान लो ये आईटीसी में स्टोर डिपार्टमेंट की हेड, ठीक। नहीं, चलो आईटीसी में स्टोर डिपार्टमेंट के हेड बने। अब एक बार के लिए इमेजिन करो, आपका नाम नमन। आज जो नमन है ये कौन है? हमारा टोबैको बॉय। आज चेंज करते हैं, नहीं अब नमन। मान लो नमन कौन है? हमारा टोबैको बॉय। अब जैसे हम देखा यार मेरे स्टोर डिपार्टमेंट के अंदर में टोबैको धीरे धीरे कम हो रहा है, हम तुरंत नमन को कॉल करेंगे, बोला नमन, रंजन फ्रॉम आईटीसी। तुरंत बोलेगा हाँ हाँ बोलिए सर क्या बात है। हम बोला भाई सुन, मेरे यहाँ टोबैको कम हो रहा है, फटाफट टोबैको लेके आ। बोला कितना चाहिए? हम बोला कम से कम तुम 5 लॉरी में जितना लोड करके भेज सकता है भेज दे। बोला ठीक है सर, आते हैं। अब मान लो ये हमारे नमन का वेयर हाउस है, ये मान लो हमारे नमन का वेयर हाउस है, जिसमें देखो इतना सारा टोबैको पड़ा हुआ है, ठीक। अब मान लो ये फैक्ट्री है कर्नाटका बैंगलोर, और मान लो इसका है महाराष्ट्र में। अब ऑब्वियस बात है महाराष्ट्र से जब ये कर्नाटका आएगा तो सर पे लेके तो आएगा नहीं, ये क्या करेगा, एक लॉरी वाले को बुलाएगा। मान लो ये बना रहे हैं एक लॉरी, ठीक। मान लो लॉरी वाला कौन है? हमारा वैभव, ठीक। वैभव कौन है? हमारा लॉरी वाला, ठीक। वैभव का लॉरी वहां पे पहुंचा। अब सबसे पहले क्या किया जाएगा? सबसे पहले क्या किया जाएगा, जो टोबैको इसके वेयरहाउस में पड़ा हुआ है, इसको यहां से उठा के यहां पर, क्या हो रहा है? समझ में क्या हो रहा है? सबसे पहले क्या करेंगे, टोबैको को यहां से उठा के यहां पे लोड किया जाएगा, ठीक। जो कितना नेचुरल बना के दिखा रहा है। सबसे पहले क्या करेंगे, वेयरहाउस से निकालेंगे, लॉरी में लोड करेंगे। मेरा पहला क्वेश्चन उठता है, लोड करने का काम किसका है? मान लो किसका है? तुम लोग का मजदूर है, तुम लोग का है, ठीक। ये जो पहले बैठे हुए हैं या तुम लोग को हटाओ, तुम लोग मजदूर है, ठीक। ये लोग क्या करते हैं? लोड करते हैं। अब देखना, जैसे ही लोड करेगा कुछ पैसा लेगा, इसे क्या कहते हैं? लोडिंग चार्जेस। लॉरी में पहुंच चुका है हमारा टोबैको। अब हमारा वैभव क्या कर रहा है? ये लेकर यहां पर आया। अब जैसे यहां पर आएगा, अब तुम लोग अगला वर्ड बताना, जैसे वो यहां पर आएगा, अब ये जो टोबैको है इसको क्या करना पड़ेगा? अनलोड करना पड़ेगा। अब मान लो अनलोड करने का काम कौन करता है? ये लोग। अब भाई ये लोग भी जब ये काम करेगा पैसा लेगा, पता है इसे क्या कहते हैं? अनलोडिंग चार्जेस। मेरा बोलने का मतलब क्या, जब परचेज का वैल्यू लिखेंगे तो जो टोबैको का वैल्यू है वो तो आएगा, प्लस उसके फैक्ट्री से मेरे फैक्ट्री तक पहुंचाने में जितना खर्चा लगा वो भी उसमें ऐड करेंगे। तो देखो मेरा पहला खर्चा क्या लगा? लोडिंग। मेरा अगला खर्चा क्या लगा? अनलोडिंग। बोलो क्लियर है यहां तक?
अब हमारा वैभव देख रहा है, बोला वाह, जो लोड कर रहा है उसे पैसा मिल रहा है, जो अनलोड कर रहा है उसे पैसा मिल रहा है, हम तो भैया पूरा रास्ता लेकर आए हैं, तो ऑब्वियस सा बात है इसको भी पैसा मिलेगा। तुम लोग बताओ, जो लॉरी में पूरा टोबैको लेकर आया है, इस लॉरी वाले को क्या मिलने वाला है? ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, या एक और नाम है फ्रेट, फ्रेट इनवर्ड या आउटवर्ड? इनवर्ड। एक और नाम है कैरेज इनवर्ड। तो देखना 3 खर्चा, एक मिनट में इशारा कर रहा है। पहला ट्रांसपोर्टेशन या कैरेज इनवर्ड या फ्रेट इनवर्ड, ठीक, यहां तक लगा। अब और देखो, जब रास्ते में टोबैको का एक लॉरी आता है, उसका वैल्यू होता है 50 लाख। अब इमेजिन करो टोबैको इतना महंगा है, इतना महंगा, 50 लाख रुपए का वैल्यू है। अब भाई अगर इतना महंगा चीज आ रहा है तो हमेशा मन में डर रहेगा कहीं आग ना लग जाए, या मन में डर रहेगा कहीं गुंडा गुंडी ना मिल जाए। तो आग ना लग जाए या गुंडा गुंडी ना मिल जाए, पता है ऐसे डर को दूर करने के लिए हम क्या लेने वाला है? इंश्योरेंस। पता है रास्ते के इंश्योरेंस को बोलते हैं ट्रांजिट इंश्योरेंस। सुना है वर्ड लॉस एंड ट्रांजिट? रास्ते में लॉस हो गया तो रास्ते के इंश्योरेंस को क्या बोलते हैं? ट्रांजिट इंश्योरेंस। 4 खर्चा कुल मिला के 6 आएगा। 4 हो गया, 1 मिनट, 4 याद हुआ? पहला, अगला गुंडा गुंडी, ट्रांजिट इंश्योरेंस, ठीक। अब अगला बात, तुम लोग अभी जीवन में लॉन्ग ड्राइव पे गया हुआ है? गया है? किसके साथ गया है? फैमिली के साथ गया है? तो तक बड़ा नहीं हुआ है, ठीक। अब हम बताते हैं, अगर बाई चांस हम लोग, अच्छा ठीक है, अगर बाई चांस हम लोग लॉन्ग ड्राइव पर जाए नेशनल हाईवे पे, तो रास्ते में ना हर कुछ कुछ देर में कुछ मिलता रहेगा, टोल मिलेगा। अब होता क्या है, मान लो हमारा वैभव निकला, कहां से निकला है? महाराष्ट्र से, उसको आना है कर्नाटका। अब इमेजिन करो रास्ते में उसको कितना सारा टोल मिलेगा। अब जैसे निकला, मान लो रास्ते में पहले टोल में बैठी हुई है ये, ठीक। अब जैसे यहां पे पहुंचा, रोक दिया गया, इससे पूछी कहां चले, नॉर्मल सेंस में कहां चले, ठीक। अब आपका नाम? साक्षी जी, ठीक। साक्षी जी पूछे कहां चले? बोला कुछ नहीं, बस टोबैको लेकर जा रहे हैं आईटीसी, महाराष्ट्र से निकले कर्नाटका जा रहे हैं। बोला नहीं, पहले यहां पे रुकिए, टोल टैक्स दीजिए। अब सबसे पहले यहां पे इनको टोल टैक्स देना पड़ा। फिर रास्ते में थोड़ा और आगे बढ़ा, अब जब और आगे बढ़ा, नेक्स्ट टोल में ये बैठी हुई है, कहां चले? अब बोले वहां जा रहे हैं। बोला लाइए टोल टैक्स दीजिए। तो देखो, अब जब ये रास्ते में आ रहा है तो वहां से यहां तक आने में इसको एक और खर्चा करना पड़ेगा, जिसका नाम क्या है? टोल टैक्स। यानी कुल मिलाकर खर्चा हुआ है 5। 1 मिनट, अब वैसे हम लिखा भी नहीं है, कोई ऐसा जो मेरे को 5 का 5 बता पाएगा? बता देगा यहां आके, ठीक है। हम अभी यहां पे बुलाएंगे, पर अभी तुरंत ही कुछ देर बाद, और ये 500 उसका हो जाएगा। कहां गया 500? ओ अच्छा, हाँ, ठीक। 1 मिनट, सबसे पहले मेरा कुल मिला के खर्चा आएगा, एक जो परचेज वैल्यू है वो तो आएगा, मेरा पहला आएगा, अगला आएगा ट्रांसपोर्टेशन या कैरेज इनवर्ड या फ्रेट इनवर्ड। रास्ते में गुंडा गुंडी, ट्रांजिट इंश्योरेंस, रास्ते में ये मिली, टोल टैक्स। डन। फटाफट लिखते हैं 2 शब्द। हाँ, 6 वाला बताएंगे। यहां लिखते हैं इंक्लूड। सबसे पहले जो टोबैको का खुद का वैल्यू है वो तो आएगा, तो पहला लिखते हैं कॉस्ट ऑफ परचेज। जो मेरा परचेज करने का कॉस्ट लगा वो तो आएगा ही आएगा, वो तो सबसे पहला चीज है। उसके साथ और सारा इंसिडेंटल खर्चा लगेगा जो यहां तक पहुंचाने में मेरा लगा। क्या क्या लगा? लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस, ठीक। मेरा पहला लगा लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस। अगला हमारे वैभव का खर्चा, अरे यार क्या लिख रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन या कैरेज इनवर्ड या फ्रेट इनवर्ड।
यह है मेरा तीसरा। मेरा अगला खर्चा लगने वाला है ट्रांजिट इंश्योरेंस। ठीक। मेरा अगला खर्चा लगने वाला है टोल टैक्स, और एक और लगेगा एंड अदर टैक्सेस एंड ड्यूटीज। अभी जो अदर टैक्सेस एंड ड्यूटीज है ये हम उस समय नहीं बताए, हम अभी बता रहे हैं शॉर्ट में। फिर तुरंत अगला चैप्टर आएगा मटेरियल बोल के, पूरा का पूरा चैप्टर आएगा, उसमें जानेंगे इसको और भयंकर डिटेल में। ठीक, अब सुनो, तुम लोग वर्ड सुने जीएसटी? किसी के पास कोई भी बिल है? अच्छा नहीं, मेरे अलावा। अच्छा मेरे वाले भी ये है। ₹3 का जीएसटी देखे आइए। तो बहुत चिंदी टाइप लग रहा है। अच्छा ठीक है, हम पढ़ाते हैं। नहीं नहीं, ठीक ठीक, चलो। अब देखो, मान लो होगा क्या, मान लो हम क्या किए सबसे पहले, जो टोबैको परचेज किया, तो हमारा जो नमन है वो क्या करेगा, एक बिल भेजेगा। वो बिल में पता है अमाउंट कुछ ऐसा लिखा रहेगा, जो टोबैको का कॉस्ट है मान लो लिखा हुआ है 500। अब ये ऐड करेगा जीएसटी, मान लो सीजीएसटी एसजीएसटी सब कुछ मिला जुला के मैं एक साथ बोल रहा है, मान लो जीएसटी @ 18% वो आया 90, यानी कुल मिलाकर लगा है 590। ठीक। अब जैसे ही मेरे को 590 रुपीज का बिल भेजेगा, मेरे को इसको तुरंत पेमेंट करना पड़ेगा 590। मैंने इसे क्या किया, 590 रुपीज दे दिया। एक एग्जैक्ट देके दिखाते हैं। नहीं मोटा नहीं, ठीक। मान लो यहाँ पे नमन बैठा है, हम इसको दे दिए, देखो 590 यहाँ पे चला गया। अरे छोड़ दो, ठीक। 590 हम दे दिया। अब मेरे को मिला बिल। अब पता है जैसे ये बिल मेरे को मिला, ये बिल हम लेकर जाएंगे दिल्ली। दिल्ली में जाएंगे, मिलेंगे जाके फाइनेंस मिनिस्टर से। एक फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमन। जैसे मिलेंगे उनके मुंह पे मारेंगे बिल, वो मतलब रिस्पेक्ट के साथ दिखाएंगे बिल, रिस्पेक्ट के साथ दिखाएंगे बिल। ये यूट्यूब पे जा रहा है ना, मतलब बहुत, मतलब उनसे ज्यादा नॉलेजेबल तो आज से किसी को दिखा ही नहीं है। ठीक, वो ऐसे भूल से निकल गया। उनको दिखाएंगे बिल। वो बोलेंगे क्यों आए? बोला मैडम हम 90 रुपीज का जीएसटी पेमेंट करके आए हैं। देखो एक टोबैको का दिए हैं 500 रुपया और जीएसटी का दिए हैं 90 रुपीज। तो मैडम बोलेगी तो हम क्या करें? बोला मैडम सुनिए, ये जो हम टोबैको लिए हैं जिसपे हम जीएसटी का पेमेंट किए, इस टोबैको को यूज करके हम आगे सिगरेट बनाएंगे और सिगरेट बनाकर आगे बेचेंगे, जिसमें मेरे को वापस से और जीएसटी देना पड़ेगा। तो पता है काफी बार एक मैन्युफैक्चरर या कोई भी सप्लायर अगर बाई चांस तो एक खर्चा करे, उसमें जीएसटी का पेमेंट कर देना, और वैसे मटेरियल को यूज करके अगर ये अपना अगला सर्विस देता है, तो जितना जीएसटी पहले दे दिया उसका इसको वापस से इनपुट मिल जाता है। इनपुट मिल जाता है यानी एक तरह का मानो उसको वापस से एक तरह का रिफंड मिल जाता है। एक सेकेंड, जैसे एग्जांपल के तौर पे ये बुक जो तुम लोग को मिला, पता है हर एक बुक को प्रिंट कराने का बहुत खर्चा लगा। एक बार गेस करो, ये बुक का प्रिंटिंग कॉस्ट क्या होगा? 100 रुपया। 100 रुपया। ये बुक को प्रिंट कराने का कॉस्ट लगता है 1000 रुपया। एक मिनट, प्रिंटर को कॉल करे, स्पीकर में डाले, करे, मेरे पे भरोसा नहीं है। अब भरोसा ही नहीं तो क्या ही बात करना, छोड़ो। चलो अब बताते हैं। अब मान लो बुक का हमारा प्रिंटिंग कॉस्ट लगा है 1000। अब इससे पता है वो क्या किया, जीएसटी ऐड किया है और मेरे से पैसा लिया। अब जितना जीएसटी ऑलरेडी दे दिया, हम पता है क्या करेंगे, उतने रुपए का जीएसटी का वापस से रिफंड क्लेम करेंगे। क्यों? क्योंकि ये बुक को यूज करते हुए हम क्या कर रहा है, अगला सर्विस दे रहा है। यानी कोई भी कंपनी, ये तुम लोग जब इनडायरेक्ट टैक्स शुरू होगा तो उसको बहुत डिटेल में जानेगा। कोई भी एक कंपनी कोई भी अगर जीएसटी पेमेंट करता है और ये मटेरियल को यूज करके अगर ये अपना कोई और फिनिश गुड बनाए या कोई और सर्विस दे, तो भैया जितना जीएसटी ये दिया है इसको वापस से रिफंड मिल जाएगा। तो मेरा ना तुम लोग से एक क्वेश्चन है, आज के दिन मैंने नमन को दिया 590, आज के दिन मैंने नमन को दिया 590,
और जैसे ही नमन को 590 दिया तो जितना हम जीएसटी का पेमेंट किया था ये हम वापस से क्लेम कर लेंगे, वापस से रिफंड ले लेंगे। तो तुम लोग बताओ, तुम लोग के हिसाब से मेरा, बुद्धि लगाना, तुम लोग बताओ तुम लोग के हिसाब से मेरा खर्चा 590 है या 500 है? 590 है या 500 है? 5 क्यों है 500? कारण क्या है कि एक और जो मैंने जीएसटी दे दिया, अगर ये वापस से मिल जाएगा तो खर्चा थोड़ी ना है, तो मेरा खर्चा क्या है? मात्र 500। पर कभी कभी पता है ये जो जीएसटी है ना उसका रिफंड नहीं मिलेगा। ये तुम लोग इनपुट टैक्स रेट में पड़ेगा। इनडायरेक्ट टैक्स में बहुत सारा कंडीशन है कि इस समय आपको रिफंड मिलेगा, इस समय आपको रिफंड नहीं मिलेगा। अगर हम बाई चांस बोले इसका रिफंड मिल रहा है तो मेरा खर्चा 500 ही हुआ। अगर हम बोले इसका रिफंड मेरे को नहीं मिल रहा है तब मेरा खर्चा 500 है या 590 है? 590। तो पता है अदर टैक्सेस एंड ड्यूटीज खर्चा तभी बनेगा जब उसका रिफंड ना मिले। तो ब्रैकेट में लिखा नॉन रिकवरेबल। ये वाले पर्टिकुलर पॉइंट को हम लोग और बहुत डिटेल में जानेंगे मटीरियल चैप्टर में। बोलो क्लियर है ना यहां तक? बोलो। ये जो मैंने आईपैड लिया इस पे मैंने जो जीएसटी दिया, हम पूरा का पूरा जीएसटी क्लेम किए हैं। ये आईपैड को यूज करके हम सर्विस दे रहा है तो एकदम हम जीएसटी ले रहे हैं। ठीक। ये था मेरा डायरेक्ट मटेरियल। एक काम करना, अगला लिखा डायरेक्ट वेजेस। ठीक है, एक मिनट। हाँ ठीक है, एक मिनट। चलो मेरा अगला है डायरेक्ट वेजेस। ठीक। डायरेक्ट वेजेस के बारे में तुम लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया है? याद है कौन से डिपार्टमेंट के वर्कर का वेजेस है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, यानी वो वर्कर जो डायरेक्टली प्रोडक्शन कर रहा है वैसे वर्कर का जो वेजेस है उसको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट वेजेस। चलो लाइन लिख देते हैं। इट डिनोट द वेजेस पेड टू वर्कर्स। इट डिनोट द वेजेस पेड टू वर्कर्स who are directly involved या engaged in production activity, in production। यानी मेरा वो वर्कर का वेजेस को डायरेक्ट वेजेस बोलेंगे जो वर्कर डायरेक्टली प्रोडक्शन कर रहा है। और वो कौन सा वर्कर रहेगा? जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर में मशीन के सामने था। ऐसे वर्कर को जो वेजेस मिलेगा उसको क्या बोलते वाले हैं? डायरेक्ट वेजेस। अब अगला लाइन, एक और इंपॉर्टेंट लाइन, इट इंक्लूड्स। ठीक। इट इंक्लूड्स। तुम लोग का इनकम टैक्स शुरू हो गया ना? इनकम टैक्स में कौन सा चैप्टर चल रहा है? अच्छा, मतलब वो 5 हेड में नहीं गया। चलो ठीक, एक पहुंचेगा इनकम फ्रॉम सैलरी, उसमें ही आएगा, अभी बताता है। इट इंक्लूड्स, पहला लिखा बेसिक वेजेस। यानी मेरा जितना भी वर्कर लोग हैं जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर में काम कर रहा है उन लोग को मिलने वाला है वेजेस। अब जब वेजेस मिलता है ना तो उसमें बहुत सारा ब्रेकअप होता है, बहुत सारा सेग्रीगेशन होता है। तुम लोग जब जॉब करेगा ना, तुम लोग को अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा, उसमें टोटल सैलरी तो लिखा रहेगा पर हर एक कंपोनेंट दिया रहेगा कि क्या चीज के लिए कितना सैलरी मिल रहा है। पहले वाले को बोलते हैं बेसिक। बेसिक का मतलब क्या? जब एक इंसान को कभी एक कंपनी के अंदर में हायर किया जाता है, उद्देश्य क्या है? वो अपना सर्विस दे, और हम जो सर्विस देंगे उसके बेस पे जो मेरे को पैसा मिलेगा उसे कहते हैं बेसिक। अब सोचो जब आईटीसी मेरे को हायर किया होगा, उसको अच्छा देखा होगा, शायद उसको मेरा क्वालिफिकेशन अच्छा लगा हो, या शायद उसको मेरा वर्क एक्सपीरियंस जो आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस है वो अच्छा लगा हो, या शायद उसको सीधा एचआर को हम ही अच्छा लग गया। यानी कुछ तो अच्छा लगा होगा इसलिए मेरे को हायर किया। और जो मेरे को हायर किया वो मेरे को उस समय 2008 में बेसिक के नाम पे देता था 1 लाख रुपीस पर मंथ। ये 1 लाख रुपीस पर मंथ क्या चीज के लिए था? कि हम जैसे ही आईटीसी में ज्वाइन करेंगे हम अपना सर्विस देंगे, और हम जो सर्विस देंगे उसके अगेंस्ट में मेरे को पैसा देगा। ये जो पैसा दे रहा है इसे क्या कहते हैं? बेसिक। जब एक वर्कर से काम कराने के लिए जो रुपया दिया गया वो मेरा क्या है? बेसिक। सिंपल बात। अब अगला मिलने वाला है कॉमा डियरनेस अलावेंस।
वेजेस के अंदर में सब आता है, बेसिक भी आएगा, डीए भी आएगा, बहुत कुछ आएगा। वेजेस माने टोटल टर्म हो गया, इसके अंदर में बहुत सारा छोटा छोटा टर्म है। कोई बताओ ये डियरनेस अलाउंस सुना हुआ है? डियरनेस अलाउंस क्या चीज के लिए होता है? हाँ क्या? एकदम सही वर्ड यूज किया है, महंगाई भत्ता। आपका नाम क्या है? पीयूष अग्रवाल। एकदम सही वर्ड यूज किया है, महंगाई भत्ता। मेरा डियरनेस अलाउंस होता है इन्फ्लेशन के लिए। अब देखो हर साल हर एक देश में इन्फ्लेशन होता है, और भाई अगर महंगाई बढ़ रहा है तो सैलरी भी बढ़ना चाहिए। अब जो सैलरी बढ़ रहा है वो सर्विस अच्छा दिया उसकी वजह से नहीं बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रहा है इस वजह से बढ़ रहा है, तो उस कंपोनेंट को क्या नाम दिया जाता है? डियरनेस अलाउंस। अब जैसे सीधा सीधा बात है, हमको याद है जब हम आईटीसी में थे, पहला साल मेरे को मिल रहा था 1 लाख रुपीज पर मंथ, बड़े खुश थे। सेकेंड ईयर में वापस से बोला गया तुमको मिलेगा 1 लाख रुपीज पर मंथ, बड़े दुखी हो गए। तीसरे साल में बोला तुमको मिलेगा 1 लाख रुपीज पर मंथ ही, और दुखी हो गए। फिर अगले साल बोला तुमको अगले साल भी 1 लाख रुपीज पर मंथ मिलेगा, मेरा दिमाग हुआ खराब, छोड़ के नहीं आए। हम गए बॉस के पास, हम बोला सर बैठिए। बोले ये क्या तमीज है? हम बोला सर चुप रहिए। पहला साल 1 लाख रुपया पर मंथ दिए, अच्छा लगा। अगले साल भी बोलते हैं 1 लाख रुपया पर मंथ मिलेंगे, बुरा लगा। अगले साल बोलते हैं 1 लाख रुपया पर मंथ लिखेगा, सर दिल टूट गया। बोले भाई तुमको दिक्कत क्या है? हम बोला सर बताते हैं दिक्कत क्या है। हर साल महंगाई बढ़ता है, पर अगर आप मेरा सैलरी उतना ही रख रहे हैं तो सर कैसे चलेगा घर? पहला साल जब महंगाई कम था तो 1 लाख रुपए में हम कितना कुछ घर लेकर जाता था, मेरे को कितना इज्जत मिलता था। जब सेकेंड ईयर में महंगाई बढ़ रहा है पर अभी भी 1 लाख रुपए आप दे रहे हैं, तो हम उतना चीज तो नहीं खरीद पा रहे ना, हम कम चीज खरीद के जाते हैं, सर इज्जत नहीं है। तीसरे साल तो सर और कम चीज लेके जा रहे हैं, सर इज्जत चला गया। बोले मैंने इन शॉर्ट तुम्हें इज्जत, सॉरी इन शॉर्ट तुम्हें महंगाई के लिए समझ आना क्या बोलना चाह रहे हैं? महंगाई के लिए कंपेंसेशन चाहिए? हम बोला सर हाँ। बोले घबराओ मत, जरूर मिलेगा, पर उसका नाम देंगे डियरनेस अलाउंस। हम बोले सर जो नाम देना है दीजिए, बस पैसा दीजिए। तो देखा डियरनेस अलाउंस क्या चीज के लिए मिलता है? हम अच्छा काम किया उसके लिए नहीं, जो हर साल महंगाई बढ़ रहा है उसको काउंटर करने के लिए दिया जा रहा है डियरनेस अलाउंस। हर साल चेंज होगा एकदम। एक मिनट तुम लोगों को ये वाला क्लियर है? तो पहला था बेसिक, अगला क्या आया है? डियरनेस अलाउंस। तीसरे वाले का नाम है हाउस रेंट अलाउंस। तीसरे वाले का नाम है हाउस रेंट अलाउंस। ये नाम खुद इंडिकेट कर रहा है हाउस को रेंट पे लेने का जितना मेरा खर्चा लगा कंपनी वो मेरे को देगा। यानी कि एम्प्लॉय जैसे मान लो हम कोलकाता के, और बाई चांस मेरे को जॉब करने के लिए कोई दूसरी जगह में बुला लिया, तो भाई वहां मेरा घर थोड़ी, हमको रेंट लेना पड़ेगा। अब जब रेंट पे घर लेना पड़ेगा तो जितना मेरा रेंट लगा उतना कंपनी मेरे को कंपेंसेट करेगा। ऑब्वियसली पूरा नहीं, एक लिमिट तक। हर एक कंपनी का एक लिमिट रहता है। अब लिमिट नहीं रहे तो हम आगरा में जाके ताजमहल वो बुक करके बैठ जाए, थोड़ी वो मेरे को पैसा देगा। तो हर एक कंपनी का एक लिमिट रहता है कि भाई तुम अगर रेंट पे तुम्हारा घर है तो जितना खर्चा लगा हम तुमको देंगे, एक लिमिट में। अब हाउस रेंट अलाउंस के अंदर में चीज ऐसा है कि एक बात बता रहे, थोड़ा सा चीप बात है। मेरे को ध्यान है जब मेरा बैंगलोर में पोस्टिंग हुआ था, तो जब बैंगलोर में पोस्टिंग हुआ पहुंच गए बैंगलोर। जैसे ही बैंगलोर में पहुंचे हम गए अपने सर बॉस के पास, हम बोला सर बैठिए। बोले क्या बात है? हम बोला सर आपको पता है मेरा घर कोलकाता में, मेरे को बैंगलोर बुला लिए। बोला हाँ काम कर रहा है। हम बोला सर बैंगलोर में बुलाए अच्छा काम, पर ना यहाँ मेरा घर है ना मेरा कोई रिश्तेदार का घर है, मेरे को एक जगह रेंट पे लेके रहना पड़ा, और जितना रेंट लग रहा है सर आपकी वजह से लग रहा है, आपकी वजह से। तो बोला हम क्या करें? हम बोला सर पैसा आप देंगे। बोला हाँ कोई बात नहीं है, जरूर देंगे, हाउस रेंट अलाउंस बोल के देंगे, पर उसके लिए पहले अग्रीमेंट दिखाओ। सोचो ना अगर हम लोग एक जगह रेंट पे लेके रहेंगे तो अग्रीमेंट होगा ना, लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में अग्रीमेंट होगा। बोला हाँ सर कल दिखाते हैं। किसी को पता नहीं आइडिया है कि नहीं, बैंगलोर में रियल एस्टेट बहुत महंगा है। हम लोग का जो घर था 2009 में, ये जो खोपचा है ना, ये जो आइलैंड है, इतना ही छोटा सा घर था और पॉश एरिया था। वहां पे उस जमाने में रेंट लगता था 40,000 रुपया पर मंथ। ये बात कर रहे हैं 2009 में, इतना छोटा सा जगह था, एकदम पॉश एरिया। अब गए अपने बॉस के पास, हम बोला सर देखिए अग्रीमेंट, अग्रीमेंट में लिखा था 40,000 पर मंथ, तो हर साल 40,000 पर मंथ आना स्टार्ट हुआ। अब ये जो मेरे को मिलना स्टार्ट हुआ, ये हाँ 40,000 पर मंथ मेरे को हर महीना मिलना स्टार्ट हुआ। ये मेरे को मिला किस क्या बोल के? हाउस रेंट अलाउंस। अब वो अलग बात था कि उसी जगह में 4 लोग रहते थे।
और चारों अपने अपने ऑफिस में 40,000 40,000 40,000 40,000 क्लेम किए, पर क्लेम करना जरूरी था। तो एक मिनट, तुम लोग को क्या लगा, मेरी चीप हरकत क्या कि ठीक था? ठीक था ना? हम बताते हैं ये हरकत तो फिर भी ठीक था, इससे घिनौना हरकत हम पहले कर चुका था। हम एक मिनट, मेरा पोस्टिंग जो हुआ था बैंगलोर में वो हुआ था 7 महीना बाद। पहला 7 महीना कोलकाता में था, हमको बोलने दो। पहला 7 महीना कोलकाता में था। अब भैया कैलकाटा में अगर हम हैं तो घर मेरा कैलकाटा में है, और अगर मेरा घर कोलकाता में तो रेंट देना नहीं है, रेंट देना नहीं है तो एचआरए मिलना नहीं है। पर प्रॉब्लम ये कि हम मारवाड़ी है, हम है, और यहाँ पे बैठे बहुत लोग मारवाड़ी होंगे। कितने लोग इस तरह से मारवाड़ी है तुम लोग तुरंत समझेगा। हम बताते हैं मारवाड़ी लोग के ना खून में एक बात होता है कि अगर बाई चांस कहीं पैसा मिलने का अधिकार और कोई कारणवश पैसा ना मिले, रात का नींद उड़ जाता है। अब हम डिसाइड किया चलो एक काम करते हैं, भले कोलकाता में है एचआरए तो लेंगे। नेक्स्ट डे गए अपने बॉस के पास, हम बोला सर बैठिए। अब बिठाए, बोले बोलो रंजन। हम बोला सर आपको एचआरए देना पड़ेगा। बोले क्यों, तेरा तो घर कोलकाता में। हम बोला सर मत बोलिए, भले मेरा घर कोलकाता में, पर सर जिस दिन से आईटीसी में जॉब लगा है पापा क्लियर कट बोल दिए रहना है तो रेंट दो, नहीं तो घर से निकाल देंगे। बोले तेरे को पापा ये बात बोले? हम बोला हाँ सर। वो संभाले, बोले कोई बात नहीं, पानी पी पानी पी। बोले अच्छा ठीक है, पापा अगर रेंट ले रहे हैं चलो ठीक है, हम समझ पा रहे हैं, तुमको जरूर देंगे, पर समझे एक बात, अग्रीमेंट चाहिए। एक मिनट, अग्रीमेंट चाहिए। बोला हाँ सर अग्रीमेंट है ना, कल लेके आते। तो हमको ध्यान है हमारे सीए फाइनल लॉ के सिलेबस में उस समय अग्रीमेंट का फॉर्मेट होता था। बुक निकाले, लैपटॉप निकाले, जीवन में पहली और आखिरी बार वो अग्रीमेंट का फॉर्मेट उसी दिन काम आया। जो अग्रीमेंट का फॉर्मेट था फटाफट 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 टाइप किए, स्टैम्प पेपर में प्रिंट आउट निकाले। लैंडलॉर्ड कौन है? पापा। टेनेंट कौन है? रंजन। अब दोनों का साइन चाहिए। रंजन को अपना साइन तो आता है, पापा का भी आता है, तो अपना साइन किए, साथ में पापा का भी साइन कर दिए। अब अग्रीमेंट तैयार है। नेक्स्ट जगह अपने बॉस के पास, हम बोला सर बैठिए। उनको दिखाया, हम बोला सर देखिए अग्रीमेंट। अब अग्रीमेंट में हम रेंट लिखे थे 50,000 रुपया पर मंथ। अब वो देखे 50,000 रुपया पर मंथ। बोले तो भाई तुम रहता कहाँ है? हम बोला सर बड़ा बाजार। बोले बड़ा बाजार में कहाँ लगता है? हम बोला सर आके देखिए बहुत बड़ा घर है। बोले ठीक है हम आते। हम बोला सर छोड़िए ना, क्या आएंगे, पापा सुना देंगे फालतू में, आपको बुरा लगे रहने दीजिए रहने दीजिए। अब बेचारे पलट पलट के देखे जा रहे हैं, जैसा अग्रीमेंट होना चाहिए वैसा था। तो जब तक 7 महीना थे 50,000 पर मंथ करके एचआरए मिलते रहा। अब एक बात बताते हैं, वो तो देखो मिलते रहा, देखो लालच का कोई लिमिट थोड़ी होता है। अब देखो वैसे एक बात बताते हैं, वैसे हम तुम लोग रियलाइज करेगा मन का अच्छा है, रियलाइज करेगा। अब हम गए घर में, हम जाके पापा को बताया, हम बोला पापा एक बार बैठ के कुछ बात करना। अब पापा को बिठाया, हम पापा को पहले पूरा समझाया देखिए एचआरए ये सब होता है। तो बोले तेरे को नहीं मिल रहा होगा। हम बोला नहीं पापा मिल रहा है। बोले कैसे मिल सकता है? हम बोला पापा एक्चुअली हम अपने ऑफिस में, बोला बहुत क्रूड आदमी है, आप बोले रहने तो रहे, रेंट देना पड़ेगा, धक्का मार के निकाल देंगे, आप बड़ा अत्याचार करते हैं, ये सब बोल के। बोला तुम मेरे बारे में ये सब बोल के है? हम बोला हाँ पापा। अब पापा उधर देख रहे हैं, पापा को देख रहे हैं कि पहले राइट हाथ उठेगा या लेफ्ट। फिर 2 मिनट बाद बोले कितना मिल रहा है? हम बोला 50,000 रुपया पर मंथ। बोले ठीक है, झगड़ा तो घर का है, पैसा आना चाहिए ना। तब हम रियलाइज के यार अगर मारवाड़ी हमें खून तो वहीं से आया हुआ है। तो भाई हम बताते हैं जीवन का एक बात, कॉस्टशीट पढ़ के कुछ नहीं मिलेगा, ये सब करके बहुत मिलेगा। संसार में किसी भी कोने में रहे एचआरए जरूर क्लेम करना, कोई दिक्कत आए कॉन्टैक्ट रंजन। डन। एक मिनट, ये सुन के तुम लोग के नजरों में मेरा रिस्पेक्ट गिरा तो नहीं और बढ़ गया? चलो हमारा पहला था बेसिक, अगला था डीए, तीसरा था एचआरए। अब अगला लिखते हैं मेडिकल बेनिफिट्स। अब अगला है मेडिकल बेनिफिट्स। अब देखो एक जमाने में ना कंपनी उतना अच्छा नहीं होता था, पर आजकल के जमाने में कंपनी बड़ा अच्छा है। भाई काम करने का ही पैसा देता है, काम करने का पैसे देता है, और मान लो काम करते करते बाई चांस बीच में बीमार पड़ जाए, कोई भी बीमारी हो जाए, तो जितना मेडिकल ट्रीटमेंट लगेगा, जितना दवाई का खर्चा है, सारा कंपनी देता है।
पर ऑब्वियस बात है वापस एक लिमिट तक। अब ऐसा है ना कि मेडिकल बेनिफिट तब मिलेगा जब एक आदमी बीमार पड़े, और टचवुड मेरा इम्यूनिटी जेन्युइनली टचवुड बड़ा अच्छा है कि जो भी हम जितना साल काम किया ना, हम बीमार नहीं पड़े। अब जब बीमार नहीं पड़े तो मेडिकल बेनिफिट कहां से मिलेगा? पर प्रॉब्लम है कि है तो हम लोग मारवाड़ी, तो भाई कुछ नहीं करना। उस समय जाते थे, नहीं, एक दवाई के शॉप में जाते थे, बोले भैया खाली बिल दीजिए। उस समय वो लोग थोड़ा बोका था, उनको समझ में नहीं आता क्यों मांग रहा है। बोले क्या करेगा खाली बिल का? हमारा ऐसे हाँ जहाज बना के उड़ाएंगे, दीजिए ना दीजिए। अब बिल लेते थे, जो मन चाहे उल्टा सीधा अमाउंट लिखते थे और जाके ऑफिस में क्लेम करते थे। पर बाद में लोग थोड़ा हो गया स्मार्ट, बोला भाई समझ में आ गया लोग क्या करने वाला है। तो हमको ध्यान है जब बैंगलोर में था, हम एक केमिस्ट शॉप में गया, बोला भैया बिल चाहिए। अगला क्वेश्चन, कौन सी कंपनी में है? हम बोला आईटीसी। बोला तब तो अच्छा मिलेगा। हम बोला वैसा हटाइए, बिल दीजिए। बोले बताओ कितने का बनाए? बोला आप 50-60 हजार का बना दीजिए। बोला ठीक है बनाते। बनाते गया, लिखते गया, भगवान जाने क्या लिखे जा रहा है। लास्ट में 60,000 रुपए का बिल बनाया। मान लो ये बिल, यहाँ पे वो केमिस्ट शॉप वाला सामने रंजन, वो बिल आगे बढ़ाया, हम हाथ आगे बढ़ाया, जैसे हम हाथ आगे बढ़ाया पीछे कर लिया। हम बोला कर क्या रहे हैं? बोला बिल लेकर जाएंगे, 60,000 कमाएंगे, हमको कुछ नहीं देंगे। हम बोला बताइए कितना चाहिए? बोले 5%। तो 60,000 का 5% होता है 3,000। 3,000 रुपया कैश दिए, 60,000 रुपए का बिल लिए, जाके ऑफिस में क्लेम किए, पूरा 60,000 रुपया मिल गया। हाँ ऑब्वियस आता है, बैंक में चला गया। अब भाई जब हम बिल देखा पगला गया। वो जो 60,000 रुपया बनाया उसमें 100-150 डेटॉल का बोतल लिखा था। सुबह शाम लगता उसी से नहा रहे थे हम। कंपनी वालों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो देखा 60,000 है, देखे खत्म किया। तो देखो ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। जॉब करने जाएगा, हर एक पैसा क्लेम करना है। कहीं भी दिक्कत आए कॉन्टैक्ट रंजन। चलो अगला लिखते हैं, कंट्रीब्यूशन टू पीएफ। यार ऐसे कैसे बोल रहे, बोला पूरा लूट क्या गए? बेचारे कंपनी वाले। आए तो आए, अब छोड़ दिया आईटीसी। वैसे आईटीसी वाले मेरे को बड़ा याद करते हैं, उनका बीच बीच में कॉल आता है एचआर का, याद करती है मेरे को, बोले रंजन आओ ना। हम बोला नहीं आएंगे। हाँ मतलब हम बोला नहीं, मेरे को बहुत अच्छी वाइफ मिल गई इसीलिए हम नहीं आएंगे। चलो अब अगला देखो क्या लिखा हुआ है, कंट्रीब्यूशन टू पीएफ या ग्रेचुटी। कोई बताएगा वर्ड पीएफ? प्रोविडेंट फंड। अब हमारे इंडिया में एक लॉ है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट। उसके अकॉर्डिंग क्या लिखा हुआ है कि जब तक भाई एक एम्प्लॉय एक कंपनी में काम कर रहा है तो कंपनी को ना उस एम्प्लॉय को तो रुपया देना ही है। बेसिक देगा, डियरनेस अलाउंस देगा, एचआरए देगा, और क्या है मेडिकल बेनिफिट देगा। पर साथ ही साथ उस एम्प्लॉय के बिहाफ में क्या करेगा, गवर्नमेंट को कुछ रुपया कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक, मान लो हम आईटीसी, मान लो ये आईटीसी में जॉब कर रहा है, आपका नाम आदित्य जॉब कर रहा है, तो हम इसको देखो पहले दिया बेसिक, अगला दिया डीए, अगला दिया है एचआरए, अगला दिया मेडिकल बेनिफिट, इतना रुपया हम इसको दिया। ठीक, अब पता है इसी के बिहाफ में हम क्या करेगा, ये मान लो हमारे मोदी जी, इसी के बिहाफ में हम क्या करेगा, गवर्नमेंट को कुछ रुपया कंट्रीब्यूट करेगा। इसी के बिहाफ में हम क्या करेगा, गवर्नमेंट को कुछ रुपया कंट्रीब्यूट करेगा। क्या चीज के लिए? प्रोविडेंट फंड के लिए। पीएफ के लिए कब तक कंट्रीब्यूट करेगा? जब तक ये कंपनी में काम करेगा। और क्वेश्चन उठता है ये पैसा क्या इसको कभी मिलेगा? एकदम मिलेगा। जिस दिन ये कंपनी से रिटायर हो जाए या जिस दिन ये अपनी जिंदगी से रिटायर हो जाए, विच एवर इज अर्लियर। अगर बाई चांस से पहले से लड़ गया, तुम सल्टा तुम्हारी वाइफ सेलिब्रेट करेगी, प्रोविडेंट फंड का पैसा आएगा। और बाई चांस अगर ये पहले रिटायर हो गया, ऐसा चीप लोग है। ठीक है, अगर बाई चांस ये पहले रिटायर हो जाए तो जिस दिन ये रिटायर हो गया उस दिन जितना पीएफ का पैसा है, जितना पीएफ का
जितना पीएफ का पैसा है उस पर इंटरेस्ट मिलते 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 ये एक अच्छा खासा अमाउंट हो जाएगा, जिस दिन रिटायर होगा इसको मिलेगा। तो सोचो अगर आईटीसी से कोई पूछे भाई बता तेरा खर्चा क्या लगा, आप सोचो आईटीसी के लिए खर्चा बेसिक भी था, डीए भी था, एचआरए भी था, मेडिकल बेनिफिट भी था जो इसको दिया, और एक और खर्चा था कंट्रीब्यूशन टू पीएफ जो गवर्नमेंट को दिया। तो भैया मेरे लिए तो दोनों ही खर्चा है ना, और ये कॉस्ट शीट बना रहे हैं कंपनी के लिए। तो कंपनी से पूछे तेरा खर्चा क्या लगा, तो जो एम्प्लॉय को दिए वो भी खर्चा, जो गवर्नमेंट को दिए इसके बिहाफ में वो भी खर्चा। तो ये क्या आता है, कंट्रीब्यूशन टू पीएफ या ग्रेच्युटी। ग्रेच्युटी का इसको हम लोग बहुत डिटेल में जानेंगे लेबर बोल के चैप्टर में। बस अब एक आखिरी बात लिखना, बोनस और एक और लीव ट्रैवल कंसेशन। मेरा अगला है बोनस और अगला है लीव ट्रैवल कंसेशन। बोनस नाम खुद इंडिकेट कर रहा है, बोनस मिलता है एक एफिशिएंट वर्कर को बड़ा अच्छा काम करने के लिए। कोई अगर अच्छा वर्कर मान लो अच्छा खासा एफिशिएंटली काम करे तो भाई वो बेसिक डीए एचआरए के लिए नहीं करता, वो तो सबको मिलेगा। अगर एक वर्कर मेहनत कर रहा है सुबह से शाम, खून पसीना बहा रहा है, मेहनत से काम कर रहा है, एफिशिएंटली काम कर रहा है, वो कर रहा है बोनस के लिए। वर्कर लोग को बोनस थोड़ा कम मिलता है, उन लोग का एक एक्ट है पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट कि भाई 1 मंथ सैलरी जितना तुमको बोनस मिल जाएगा। पर आप लोग बड़े होके वर्कर नहीं, आप लोग बनने वाले हैं ऑफिसर, और ऑफिसर लोग का बोनस होता है जबरदस्त। और मान लो तुम लोग कोई अच्छा इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में पहुंच गया, अगर ठीक ठाक भी काम करेगा ना तो जितना साल भर का सैलरी है उसका 20% बोनस है। और मान लो थोड़ा अच्छा काम करे तो 50% बोनस है, और अगर बाई चांस इंडिया का बेस्ट परफॉर्मर है 100% बोनस है। और आज के जमाने में कुछ कुछ प्राइवेट इक्विटी वाला 200% बोनस देता है। यानी अगर सैलरी मान लो 10 लाख है, बोनस मिल जाएगा 20 लाख, तो इमेजिन करो सीधा बन गया 30 लाख। आज जो हम अपने जॉब का आखिरी 3 साल में काम किए थे ईवाई के अंदर में, वो ट्रांजैक्शन एडवाइजरी था, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। तीनों साल इंडिया के बेस्ट परफॉर्मर थे, तीनों साल बोनस मिला 100%, 100%, 100%। जिस दिन हम छोड़ा था ना, मेरा सैलरी था 24 लाख, बोनस मिला 24 लाख, मिलाकर आया था 48 लाख पर एनम। तो उस समय बड़ा जीजान लगा के मेहनत से काम किए तो 100% बोनस मिला था। यानी जो मेरा बोनस है वो किसके लिए मिलता है, एक वर्कर अगर एफिशिएंटली काम करे उस चीज के लिए क्या मिलने वाला है, बोनस। मेरा आखिरी है लीव ट्रैवल कंसेशन। तुम लोग इनकम टैक्स एक्ट में पढ़ेगा, एक एम्प्लॉय हर 2 साल में ना एक ट्रिप अगर बाहर घूमने के लिए जाए अपनी फैमिली के साथ, तो आने जाने का जो फेयर है वो कंपनी देता है। 2 साल में एक बार अपने फैमिली के साथ अगर घूमने के लिए जाए तो आने जाने का फेयर वो देता है, होटल स्टे नहीं। हाँ फैमिली, हाँ फैमिली का भी। अब ये नहीं कि हाँ ये मेरा भाई दोस्त जैसे, दोस्त मेरा भाई जैसा ये वो नहीं चलेगा, ब्लड रिलेशन होना चाहिए। ठीक, मेरा और मेरे फैमिली मेंबर्स का जो आने जाने का है उसका पैसा देगा कंपनी, लीव ट्रैवल कंसेशन बोल के, 2 साल में एक बार। अब ये बोलेगा मान लीजिए फॉरेन ट्रिप कर ले तो वो नहीं मिलेगा। इंडिया के अंदर में घूमो, जितना आने जाने का फेयर है ले लो। ठीक, अब देखो एक बहुत चीप बात है, बताए ना बताए समझ नहीं आ रहा, बहुत चीप है, फिर तुम लोग मेरे को वैसे नजरों से दिखेगा। अच्छा ठीक है बताते 2013 में 2013 में हम आए थे पढ़ाने के लिए। उसके जस्ट पहले हम सोचे चलो वे काम करते हैं, ये छोटा मोटा बहुत हाथ मारे, अब एक काम करते हैं, इस बार थोड़ा कुछ नया काम करते हैं, डिसाइड के लीव ट्रैवल कंसेशन का पैसा लेंगे। हम 7 साल में पहली बार लीव लिया। जब पहली बार लीव लिया, इतना साल कभी लीव लेता ही नहीं था। आज हम लीव लिया, बोला सर बाहर घूमने के लिए जाना है, 10 दिन का लीव चाहिए, बोला हाँ ले लो, तो वहां तक लीव लिया नहीं, ले ले। अब ये 10 दिन का लीव लिए, सोचे कि बाद में लीव ट्रैवल कंसेशन लेंगे, 10 दिन का लीव लिए, कहीं घूमने नहीं गए, आराम से घर में 10 दिन सोए। अब जैसे ही 10 दिन खत्म हुआ, अब डिसाइड किया चलो एक काम करते हैं, कल जाना है कंपनी में और जाकर लीव ट्रैवल कंसेशन लेना है। अब लीव ट्रैवल कंसेशन के लिए मेरे को चाहिए बिल। अब देखो आने जाने का फेयर, अब एक ऑप्शन था हम ट्रेन का टिकट बुक करें, आने जाने का ट्रेन का टिकट बुक कर दिया फिर कैंसिल कर दे, पर वो ओरिजिनल टिकट दिखा और पैसा ले ले। पर भाई ट्रेन के टिकट में क्या ही मिल जाएगा। अगला बार आया फ्लाइट का टिकट बुक करे,
अब फ्लाइट के टिकट वो बुक करने में लोचा ये कि कंपनी वाला थोड़ा होशियार होता है। खाली फ्लाइट के टिकट को बुक करने से काम नहीं चलेगा, उसको बोर्डिंग पास भी दिखाना पड़ेगा कि सही में हम बोर्ड किए थे, फ्लाई किए थे। अब भैया हम घर में सोए तो बोर्डिंग पास कहां से आएगा? अब आया हम चाप में, बोला भाई यार करे क्या? फिर हम क्या किए, थोड़ा गूगल किए। उससे में दिल्ली में रहते थे, पटपड़गंज बोल के एक जगह, वहां पे ट्रैवल एजेंसी का बिल का फॉर्मेट मिला गूगल में, उसका निकाले कलर प्रिंट आउट, और हम बता रहे हैं हम जो बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं, सच के सिवा कुछ नहीं, तो लोग यकीन नहीं करेगा। उस बिल में हम लिखे हम गए हैं दिल्ली से कन्याकुमारी, दिल्ली एक्सट्रीम नॉर्थ, कन्याकुमारी एक्सट्रीम साउथ। हम गए हैं दिल्ली से कन्याकुमारी फ्लाइट में नहीं, ट्रेन में नहीं, फर्स्ट क्लास एसी बस बुक करके। गूगल के कितना किलोमीटर है आने जाने का, उससे लेकर डीजल के रेट से मल्टीप्लाई कर दिए, ड्राइवर का सैलरी लिखे, ओवर टाइम दिलवाए, मील अलाउंस दिए, टोल टैक्स दिए, उस समय सर्विस टैक्स होता था, जोड़े, लास्ट में बिल बनाया 98,000 बन गया। अब भाई जैसे 98,000 का बिल बना, हमको लगा यार अब ऐसे देखो बिल, तुम लोग भी देखेगा ना, उसमें बहुत सारा स्टैंप रहता है, बिल पास, पेमेंट रिसीव, तो 50 रुपए में 2 स्टैंप बनता है। बिल पास और पेमेंट रिसीव का 2 स्टैंप बनाए, वहां पे लगाए और कुछ भी साइन कर दिया अलग अलग पेन से, और बिल ना बड़ा नया नया लग रहा था, उसको जमीन में थोड़ा घिसे, ओरिजिनल लगना चाहिए, पुराना बिल है, जमीन में घिसे। नेक्स्ट जगह बॉस के पास, हम बोला सर बैठिए। जीवन में पहली बार हाथ कांप रहा, उनको बिल दे रहा है ऐसे। अब वो बिल देखे, हम उनको देख रहे हैं। पहला देखे दिल्ली टू कन्याकुमारी ऊपर, फर्स्ट क्लास एसी बस बुक ऊपर, 98,000 ऊपर, बिल रखे साइड में, बोलते तुम कन्याकुमारी गया। हम बोला हाँ सर कन्याकुमारी गए, सोचे पूरा इंडिया का थोड़ा भ्रमण हो जाएगा, एक आइडिया लगेगा अलग अलग कल्चर का। बोले वो तो चलो बढ़िया है, तुम बस में गया। हम बोला सर देखिए फ्लाइट या ट्रेन 2 ऑप्शन था सर। फ्लाइट में मेरे को जाने में दिक्कत नहीं है, मेरे वाइफ को जाने में दिक्कत नहीं है, पर जैसे ही फ्लाइट उड़ता है मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे रोना शुरू कर देते हैं, हनुमान जी लेके जा रहे हैं, तो हम लोग जा नहीं सकते। वो अलग बात है, उस समय 2 छोटे बच्चे संसार में एग्जिस्ट नहीं करते थे, खाली हम और मेरी वाइफ थे। बोला चलो ठीक है, फ्लाइट में गया, ट्रेन। हम बोला सर इतने बड़े कंपनी का आदमी ट्रेन में जाएगा, सर आपका क्या इज्जत रह जाएगा? बोले अच्छा हाँ हाँ हाँ। अब बेचारे कैलकुलेशन किए, सब कुछ किए, सही अमाउंट था, 98,000 मिल गया। अब उसके 3-4 महीना बाद हम कंपनी छोड़ दिया, लास्ट डे फेयरवेल था, फेयरवेल में ले जाया जाता है। अब जो लास्ट डे फेयरवेल था, तो चलो फेयरवेल हो गया, उसके उनका कॉल आया, बोले रंजन बहुत दिन से मन में एक बात था। हम बोला हाँ सर बोले, लास्ट डे क्या बात है? बोले रंजन एक बात बता, तुम सही में कन्याकुमारी गया था? हम बोला सर सही बताए तो सर कन्याकुमारी नहीं गए। बोले पता था मेरे को तुम नहीं गए। बोले रंजन फिर एक बात बोला, तुम बिल दिखा दिया। हम बोला सर देखिए उससे मैनेज हो जाता है। बोले चल ठीक है कोई नहीं, चलो ऑल द बेस्ट, अच्छा लगा तेरे साथ काम करके, कीप इन टच, ये सब ज्ञानबाजी हो गया। हम बोला चले ठीक है सर रखते हैं, कैलकाटा पहुंच के बात करते हैं। बोले रंजन एक बात था। हम बोला हाँ सर बोले क्या बात था? बोले बिल ऐसे अरेंज हो जाता है। अब हमको समझ आया उनका बात क्या था। हम बोला सर थोड़ा खुल के बोलिए। बोले रंजन अगर बिल हो जाता अरेंज एक मेरे लिए नहीं कर देता। हम बोला सर घबराइए मत, कैलकाटा जाएंगे, आपको जब जब बिल चाहिएगा आप बोलेगा, आपको भिजवाएंगे, याद रखिएगा 10% मेरा है। तब उस केस में 1-2 और तो बिल मंगवाए, बाद में पता चला पूरा बिल बुक बना के बैठ गए हैं, खुद भी यूज कर रहे हैं, सबको बांट रहे हैं। इसे कहते हैं सबका साथ सबका विकास। ये तो हमारा डायरेक्ट वेजेस। एक मिनट क्लियर है ये वाला? ये सुन के मेरा इज्जत बढ़ गया, इज्जत बढ़ गया तब से। डायरेक्ट वेजेस खत्म, लिखते हैं आखिरी लाइन डायरेक्ट एक्सपेंस। हे भगवान ये लोग क्या क्या बोल रहे हैं, वाह सर क्या आइडिया दिए, आज बेस्ट क्लास था। सर अगर हम लोग कराएंगे आप कमीशन नहीं लेंगे ना? अरे सब कुछ, सब बिल मिलेगा, वो डिजिटल बिल देंगे, तुम मांग तो सही। चलो मेरा पहला था डायरेक्ट मटेरियल डन, मेरा अगला था डायरेक्ट वेजेस। तो देखो सोचो वर्कर को क्या क्या मिला। बेसिक मिला, मजा नहीं था। डीए मिला, मजा नहीं था। एचआरए में मजा था, मेडिकल बेनिफिट में मजा था। पीएफ तो चलो जीवन का किसी को मिलेगा।
बोनस मेहनत का कमाई, लीव ट्रैवल कंसेशन अच्छा वाला कमाई। चलो लास्ट लिखते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। तुम लोग याद है डायरेक्ट एक्सपेंस का दो नाम और, चार्जेबल एक्सपेंस और ट्रेसेबल एक्सपेंस। अब डायरेक्ट एक्सपेंस का इतना वाहियात डेफिनेशन दिया है हमारी प्यारी सीमा ने। हमारी प्यारी सीमा ने एक वाहियात डेफिनेशन दिया। कौन है सीमा? SEEMANA, CIM, एक इंस्टीट्यूट है। एक इंस्टीट्यूट ने इतना वाहियात डेफिनेशन दिया, सुनेगा ना माथा पकड़ लेगा। पता हो क्या बोला डायरेक्ट एक्सपेंस क्या है? बोला सारा खर्चा जो डायरेक्टली लगे फिनिश गुड्स को बनाने में एक्सेप्ट मटेरियल एंड वेजेस, सब डायरेक्ट एक्सपेंस। उससे पूछा भाई बता तो सही क्या है? बोला नहीं, सारा खर्चा जो फिनिश गुड्स को बनाने में डायरेक्टली लगे एक्सेप्ट मटेरियल वेजेस, सब डायरेक्ट एक्सपेंस है। अब ये डेफिनेशन से कुछ नहीं समझ में आएगा, 4 एग्जांपल देंगे, टॉपिक खत्म। चलिए काम करें, पहले तो जो सीमा ने बोला बोलना पड़ेगा। चलो लिखते हैं। It denotes the cost which can be directly identified to finished goods। यानी मेरा सारा खर्चा जो हम लोग डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं फिनिश गुड को, कि भाई ये फिनिश गुड पे पक्का ये वाला खर्चा लगा है, डायरेक्टली पता है, अदर देन डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट वेजेस, अदर देन डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट वेजेस। इससे वाहियात, घटिया, सड़ा हुआ थर्ड क्लास डेफिनेशन कहीं नहीं सुना। ऐसी है सीमा। एक सेकंड, क्लास में किसी का नाम सीमा नहीं है ना? हाँ होगा तो भी बोलेगी नहीं। चलो डन। अब ये डेफिनेशन तो गया भाड़ में, अब एग्जांपल देते हैं 4 और आज का क्लास खत्म करते हैं। चलो यहां लिखते हैं एग्जांपल। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1। पहला लिखते हैं पॉइंट 1। मेरा पहला एग्जांपल है रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन। तुम लोग ये वर्ड पर है रॉयल्टी, ठीक, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को यूज करने के लिए जो पैसा दिया जाए। इसका एग्जांपल देते हैं। तुम लोग लाइफ में कभी पिज्जा खाया है? कहां का खाया है? डोमिनोज का पिज्जा हर एक जन खाया हुआ है। तुम लोग खाली डोमिनोज का क्यों खाया है? हाँ, उसका पसंद है। पहली बार डोमिनोज क्यों डिसाइड किया? उसका ब्रांड नेम। और मालूम एक पिज्जा का दुकान खोले, रंजन पिज्जा, खा लेगा? खा लेंगे? खा लेंगे? मैंने भूखा है, जो खिलाने खिलाओ, बस खिला दो। देखो अब एक बात बताते हैं। जो डोमिनोज पिज्जा है, पता है ये कंपनी का है? जुबिलेंट फूड्स का है। जो डोमिनोज पिज्जा है इंडिया में इसको ऑपरेट करता है जुबिलेंट फूड्स प्राइवेट लिमिटेड। अब पता है होता क्या है? जब जुबिलेंट फूड्स प्राइवेट लिमिटेड डिसाइड किया चलो एक काम करते हैं, हम डोमिनोज का पिज्जा बना के बेचेंगे। डोमिनोज इंडिया कंपनी नहीं है, बाहर का है। अब वो जो बाहर का कंपनी है बोलेगा भाई तुम मेरे ब्रांड नेम को यूज कर रहा है खुद का कमाने के लिए, तो इसका मेरे को एक रॉयल्टी दे। यानी पता है होता क्या है? जैसे ही डोमिनोज के अंदर में एक भी पिज्जा बनता है, जैसे एक भी पिज्जा बन के बिका, साथ साथ में उस पर रॉयल्टी कैलकुलेट करके जो उसका मेन एंटिटी डोमिनोज है उसको दिया जाता है। अब देखो जब डोमिनोज बनाए, डोमिनोज सॉरी, जब पिज्जा बनाए, तुम लोग हम बताते हैं हम भी अच्छा पिज्जा बनाते हैं। हाँ, उसमें क्या है? मेरे हाथ का बना हुआ खाएगा? वो तुम लोग के जीवन का सबसे ठीक। हम बताते हैं जब पिज्जा बनता है तो पिज्जा को बनाने के लिए कुछ डायरेक्ट मटेरियल लगा। पिज्जा क्या चीज से बनता है? आटा, बेसन, मैदा, हाँ अच्छा, मतलब कुछ कुछ बनता है सब, ठीक। सबसे पहले देखो पिज्जा को बनाने के लिए पहले लगा कुछ रॉ मटेरियल। एक लगा आटा, हम आटा वाला बनाते हैं, ठीक। उसके ऊपर में याद है हम लोग टमाटो डालते हैं, अनियन डालते हैं, पोटैटो नहीं डालते हैं, चीज डालते हैं, कैप्सिकम डालते हैं, ठीक, कॉर्न डालते हैं। पता है? अब सुनो, अब जो मटेरियल से पिज्जा बन रहा है वो सारा डायरेक्ट मटेरियल,
जैसे ही फिनिश गुड को देख के आइडेंटिफाई हुआ ना क्या चीज से बना हुआ है, वो क्या आएगा, डायरेक्ट मटेरियल। डोमिनोज में जाकर देखा, 2-3 तो आंटी लोग पिज्जा बना रही होती है, ठीक, वो जो आंटी लोग पिज्जा बना रही होती है, अब देखो जो ये फिनिश गुड बना रहा है, वैसे वर्कर का वेजेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट वेजेस। तो डोमिनोज पिज्जा में जो मटेरियल लगा वो डायरेक्ट मटेरियल, जो आंटी ने बनाया उनका डायरेक्ट वेजेस। तो देखो जैसे ही पिज्जा बना डायरेक्ट मटेरियल आइडेंटिफाई हुआ, जैसे ही पिज्जा बना डायरेक्ट वेजेस आइडेंटिफाई हुआ, जैसे ही पिज्जा बना साथ साथ में एक रॉयल्टी भी देना पड़ेगा, तो ये भी तो खर्चा डायरेक्टली इस पर डिपेंड कर रहा है। पर जो रॉयल्टी का खर्चा है वो मटेरियल थोड़ी है या वर्कर का थोड़ी है, वो स्टिल एक खर्चा है जो जैसे ही पिज्जा बनता है देना पड़ेगा, और ये डायरेक्टली आइडेंटिफाई हो पा रहा है हर पिज्जा के साथ। पता है ऐसे कॉस्ट को हम लोग क्या बोलने वाले हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस। तो डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब क्या हुआ, वो सारा खर्चा जो जैसे एक फिनिश गुड बनता है, मेरे को पता चला यार ये तो इसी में लगा है, पर ना वो मटेरियल का था ना वेजेस था, पर स्टिल पता है ये खर्चा इसके लिए लगा है, उसे कहते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। तुम लोग समझे पिज्जा वाला एग्जांपल? अगला लिखा पॉइंट, मेरा पहला है रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन। मेरा अगला एग्जांपल है हायर चार्जेस, हायर चार्जेस हायर चार्जेस फॉर स्पेसिफिक इक्विपमेंट। कोई मेरे को बताएगा हायर का मतलब क्या? हाँ सही बोला, क्या रेंट पे लिए या फिर भाड़ा पे लिए। तुम लोग जीवन में कभी कोई कंस्ट्रक्शन साइट में गया है? गया है। कंस्ट्रक्शन साइट में मान लो हम बना रहे एक बिल्डिंग, ठीक, जब बिल्डिंग बना रहे हैं, बिल्डिंग को बनाने के लिए कुछ कुछ मटेरियल लगेगा। बताओ बिल्डिंग को बनाने में क्या मटेरियल लगेगा? सीमेंट लगेगा, सैंड लगेगा, बॉटल, अच्छा वाटर, बॉटल क्या लगेगा, स्टील लगेगा, जो भी लगेगा पता नहीं, हम बिल्डिंग बनाए नहीं है सब, इसको आइडिया होगा ये सब करती है, ठीक। अब देखो जो जो मटेरियल से मेरा बिल्डिंग बन रहा है वो सारा का सारा डायरेक्ट मटेरियल हो गया। यानी जैसे ही बिल्डिंग को देखे आइडेंटिफाई हो गया, अच्छा ये तो ईंटा है, अच्छा ये तो सीमेंट है, अच्छा ये तो सैंड है। यानी जैसे ही देखा देख के समझ में आया वो क्या है, डायरेक्ट मटेरियल। और मान लो ये 10-12 मजदूर लोग बैठ बैठ के बिल्डिंग बना रही है, ईंटा ले लेके आती है, लगा दी है, ठीक। अब ऐसे वर्कर का जो वेजेस है इसे क्या कहने वाले हैं, डायरेक्ट वेजेस। और बताते हैं वहां पे एक जेसीबी होता है, कुछ इस टाइप का देखा है, ऐसे आता है, ऐसे उठा के लेके जाता है, कभी देखा ऐसे? हाँ, अगर हम बाई चांस ये खरीद ले तब तो भैया अलग बात, पर जनरली ये कंपनी खरीदता नहीं है, वो क्या करता है, इसको हायर पे लेता है। अब सोचो ये बिल्डिंग बनाना तभी प्रैक्टिकली पॉसिबल था जब वो सारा का सारा मटेरियल आया, इसीलिए डायरेक्ट मटेरियल। और ये 10-12 तो मजदूर आई, डायरेक्ट वेजेस। और गुस्सा भी क्यों देख रहे हैं, एग्जाम्पल है। और अगला वो जेसीबी को हायर पे लिए तभी आराम से बन पा रहा है। यानी बिल्डिंग तब तक नहीं बनता जब तक ये जेसीबी भी नहीं आता। यानी ये जो खर्चा है डायरेक्टली आइडेंटिफाई हो पा रहा है, पर ध्यान देना ये डायरेक्ट मटेरियल नहीं है, जेसीबी को बिल्डिंग में जाके नहीं चिपका दिए, और ना वो डायरेक्ट वेजेस है, पर स्टिल ये खर्चा है जो डायरेक्टली लग रहा, इसे क्या कहते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस। तुम लोग समझ रहे हैं? तुम लोगों को ना 4 एग्जांपल देगा, 4 पक्का याद रखना। पहला हो गया रॉयल्टी, अगला हो गया हाई चार्जेस ऑफ स्पेसिफिक इक्विपमेंट। हाँ बोलो, नहीं समझ में आया? वैसे ही होता है। अब ऐसा नहीं कि हर एक बार में उसको 20-20 रुपए भेजेंगे, कैलकुलेशन होता रहेगा हर पिज्जा के बेसिस पे, मंथ एंड में एक साथ में सारा पेमेंट होगा। इनडायरेक्ट नहीं, ये तो डायरेक्ट हो गया। अब डायरेक्ट क्यों हो गया, अगर मान लो पूरे महीने में हम एक भी पिज्जा ना बनाए तो रॉयल्टी कुछ नहीं देना। अगर मान लो हम महीने में 5 पिज्जा बनाए तो रॉयल्टी 5 पे जाएगा। तो ये तो एग्जैक्ट पता चल रहा है जितना पिज्जा बनेगा उतना खर्चा लगेगा, तब तो डायरेक्टली उससे आइडेंटिफाई हुआ ना। वो एक दूसरा वाला है, वो हम बताएगा, वो ओवरहेड के अंदर में आएगा, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। कल का वेट करो, हम कल बताएगा। अगला लिखा पॉइंट नंबर 3, हाँ, कॉस्ट ऑफ मोल्ड या पैटर्न। कॉस्ट ऑफ मोल्ड, MOULD मोल्ड,
या पैटर्न। सुनो ना, बॉटल है क्या? हमको 3-4 बॉटल चाहिए, 3-4 ठो। छोड़ो, मैं ठीक, बॉटल को देखो, ठीक। एक बात बताओ, आज जब बॉटल से पानी पिया तो पीने के समय मन में विचार नहीं आता यार ये ऐसा क्यों है? बस पी जाते हैं, हाँ बस पी गए। आज हम बॉटल से पानी पीते हैं, उसको देखते रहता है कि ये ऐसा क्यों है। अब एक बात बताते हैं, अब देखो हर एक बॉटल का शेप अलग अलग है। क्वेश्चन उठता है कि हर एक वर्कर इसको ऐसा शेप का बनाया है बैठ बैठ के? कभी नहीं। पता है, जब भी बॉटल का कोई शेप देना है उसके लिए सबसे पहले तैयार किया जाता है मोल्ड। कोई बताएगा मोल्ड का मतलब क्या? इसे वैसे सही हिंदी वर्ड है सांचा। क्या होता है, एक शेप जैसा बनाया जाता है, फिर क्या करते हैं उसके अंदर में प्लास्टिक को मेल्ट करते हैं। जैसे ही मेल्ट करके डालेंगे वो एग्जैक्ट वो शेप ले लेगा, फिर उसको कूलिंग चेंबर में डाला जाता है और जैसे ही निकालते हैं वो एग्जैक्ट वैसा शेप का बन जाता है। यानी बताए, जैसे ही इस बॉटल को देखेंगे डायरेक्ट मटेरियल क्या है? प्लास्टिक। प्लास्टिक से बना है। जो वर्कर ये बना रहा है उसके वेजेस को क्या बोलने वाले हैं? डायरेक्ट वेजेस। पर भाई ये बॉटल तब तक नहीं बनता जब तक वो सांचा नहीं होता। यानी वो सांचा बनाना कितना जरूरी था अगर ये बॉटल बनाना है। अब जो सांचा है वो ना डायरेक्ट मटेरियल है। इसमें सांचा दिख रहा है क्या तुमको? दिखा दिखा दे, पता दिखा दिखा। तो देखो इसके अंदर में वो सांचा दिख तो नहीं रहा है, यानी डायरेक्ट मटेरियल नहीं है, और ना वो वर्कर का खर्चा है। स्टिल वो खर्चा जरूरी था इस बॉटल को बनाने के लिए। पता है वैसे कॉस्ट हम लोग क्या बोलते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंस। बोलो करेक्ट। ये जो सांचा है बनेगा एक बार। अब उसके पता है एक यूजफुल लाइफ होता है कि इससे 100 बॉटल बन पाएगा। तो होता क्या ना, वो जितना भी खर्चा लगा वो 100 बॉटल में हम लोग उसको अमोर्टाइज करते हैं। यानी मान लो उसको बनाने का खर्चा लगा 10,000, उससे 100 बॉटल बना, तो पर बॉटल खर्चा अमोर्टाइज करके निकालेंगे 10,000 डिवाइडेड बाय 100। पर ये खर्चा लगना तो जरूरी था अगर ये बॉटल बनाना है। डन। बस एक आखिरी लिखना, पॉइंट नंबर 4। आखिरी लिखना पॉइंट नंबर 4। यहां लिखना मैप एंड डिजाइन। मैप एंड डिजाइन। पॉइंट 5 हम खाली लिखवा के छोड़ रहे हैं, ये आज नहीं पढ़ेंगे, इस कॉस्ट शीट के 6th क्लास में पढ़ेंगे। बस खाली लिख ले रहे हैं जॉब चार्जेस। हम समझाएगा खाली पॉइंट नंबर 4। समझाएंगे खाली पॉइंट नंबर 4, मैप एंड डिजाइन। मैप एंड डिजाइन हम बता दें क्या होता है। बस एक मिनट, बाद में कॉपी करते सुन ही रहे आप बोलते रहिए, हम तो कॉपी बंद करेंगे। ठीक। देखो मेरा अगला है मैप एंड डिजाइन। एक बात बताते हैं, जब भी कोई कंस्ट्रक्शन साइट में काम शुरू होता है उसके सबसे पहले ना उसका एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है। देखिए एक मैप जैसा तैयार किया जाता है। अब ऐसा नहीं है कि लो चलो बिल्डिंग बनाना शुरू किया, अच्छा ही लगा, वापस तोड़ेंगे वापस बनाएंगे। पहले से एक मैप और डिजाइन तैयार किया जाता है जो बड़ा बड़ा आर्किटेक्ट लोग बनाता है, जिसका बनाने का वो अच्छा खासा चार्ज लेता है। एक सिंपल सा बात बताते हैं, जब हमारे क्लास का भी डिजाइन तैयार किया गया था तो एक आर्किटेक्ट को हायर किए थे। वो एक पेपर में लाके बना के दिया दुनिया भर का बेंच। हम बोले यार ये तो हम ही बना लेता, खाली बेंच पे बेंच बनाते गया, पर एग्जैक्ट क्या लेंथ होना चाहिए, एग्जैक्ट कितना साइज होना चाहिए, क्या कितना नंबर ऑफ बेंच, वो पूरा का पूरा एक मैप तैयार किया। तो अगर हम ये निकाले क्लास में मेरा खर्चा क्या लगा, तो फर्नीचर बना है वुड से, प्लाई से, डायरेक्ट मटेरियल। जो वर्कर लोग ने बनाया डायरेक्ट वेजेस। पर वो ये सब तब बना पाया ना जब उसका एक मैप बनाकर दिया गया था। तो जब तक वो मैप नहीं बनता तब तक ये क्लासरूम नहीं बनता। तो बताइए ये जो मैप का खर्चा है वो ना मटेरियल है ना वर्कर का खर्चा है, बस ये खर्चा तो लगा इसको बनाने के लिए। पता है वो मेरा कहां जाने वाला है? डायरेक्ट एक्सपेंस में। देखो खर्चा सारा एक बार लगा, कॉस्ट ऑफ मोल्ड एक बार लगा, मैप एंड डिजाइन एक बार लगा। अब जो भी खर्चा लगा इसको हम लोग क्या किए? अमोर्टाइज किए। लेट्स से 10 साल ये पूरा ऐसा डिजाइन में रहेगा, 10 साल में अमोर्टाइज कर दिया। ठीक। तो ध्यान देना, मेरा पहला एक से तुम लोग 4-5 नाम बताएगा। पहला नाम रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, अगला कॉस्ट ऑफ मोल्ड, और अगला क्या था? मैप एंड डिजाइन। जॉब चार्जेस अभी तक हम समझाए नहीं। चलो डन। इसी के साथ हमारा आज का क्लास होता है खत्म। थैंक यू सो मच।